चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने एल्डोल के बारे में बातें की थी। चलिए, अभी तो जो अपन जिसके लिए इकट्ठा हुए पहले वो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन रहने वाली है सेकंड, दैट इज हेलोफॉर्म। आप लोग ऐसे बोल रहे जैसे मैं मालिक नहीं हूं इंस्टीट्यूट का यार। हेलोफॉर्म रिएक्शन या इसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखिए, आप पीओसी में इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन के तरीके से पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये भी आपको वही इनोलेट के थ्रू जाने वाली केमिकल रिएक्शन रहने वाली है। इसका बेसिक पर्पज क्या होता है? एक तो इसको हम टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल में लेते हैं। दूसरा, इसका जो बेसिक पर्पज होता है वो होता है कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना, और पर्टिकुलरली कौन से कीटोन्स को? मिथाइल कीटोन्स को। किसको? मिथाइल कीटोन्स को। तो पहले इस पर लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे कंट्रोल में होता तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है यार। तो आप, मैं सर को बोल देता हूं, बात कर लेता हूं एक बार, ठीक है? चलिए, अबे अब तो लिखवा रहा हूं, तुम्हें क्या लग रहा है अभी फोन कर रहा हूं? लिखिए, इसमें लिखिए मिथाइल एल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन्स आर कौन? मिथाइल एल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड। मिथाइल एल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड। इनको हम मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स। मिथाइल एल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोहैलाइट। NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइट। अभी आ जाएगा। मिथाइल एल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोहैलाइट। सोडियम हाइपोहैलाइट टू सोडियम सॉल्ट ऑफ, टू सोडियम सॉल्ट ऑफ, पहले लिखना है, समझाऊंगा मैं। टू सोडियम सॉल्ट ऑफ corresponding carboxylic acid, to sodium salt of corresponding carboxylic acids, to sodium salt of corresponding carboxylic acids having one carbon atom less, having one carbon atom less, having one carbon atom less than that of carbonyl compound, having one carbon atom less than that of carbonyl compound, having one carbon atom less than that of carbonyl compound। ध्यान से सुनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और क्वेश्चन ऐसे घूमकर आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो हेलोफॉर्म के बारे में बात कर रहा है। मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन्स के द्वारा दी जाने वाली रिएक्शन है। मिथाइल एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन्स क्या होते हैं सर? सबसे पहले बताइए। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अगर CH3 आ जाता है, क्या जाता है? CH3। अब इधर आप H लगा लो या R लगा लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसे बोलते हैं बेटा अपन मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन। कार्बोनिल कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जब प्रेजेंट होता है तो इसे मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन बोलेंगे। इधर चाहे H हो या R हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? चलिए, अब देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है। सबसे पहले रिएक्शन करवाई जाती है ऑक्सीजन वाले बेस के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन वाले बेस के साथ। अब आपको समझ में आ गया, ऑक्सीजन वाला बेस एल्डिहाइड कीटोन कहां अटैक करेगा? अल्फा पर। CO पर अटैक करके उसने संडे को देख लिया, कोई फायदा होने वाला नहीं है। साथ में यहां पर क्या होगा? हेलोजन। 3 मोल्स ऑफ क्या रहेंगे? हेलोजन। जब ये रिएक्शन होगी ना, तो ध्यान से सुनना, ये जो CH3 है ये तो क्या बनकर बाहर निकल जाता है? CH3, और बचे हुए का एसिड बन जाता है। तो आपने लिखा है कि जो मिथाइल एल्डिहाइड्स और मिथाइल कीटोन्स है ना, वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन इस एसिड के अंदर ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड से एक कार्बन कम होता है, और वही कार्बन जो है आपका है वो किसकी फॉर्म में बाहर निकलता है? CH3, जिसे बेटा हम क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म के नाम से इसे जाना जाता है। साथ में 3 मोल ऑफ क्या बनेंगे? वाटर। साथ में अगर आप बात करना चाहें 3 मोल ऑफ क्या बनेंगे? NaX। क्या बनेंगे? NaX। अब आपको लगेगा कि सर गजब का रट के आए हैं। देखिए, रटने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद अपन जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमारे सामने निकलकर आएगी। सबसे पहले आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन पहचान में आनी चाहिए।
ऑक्सीजन वाला बेस यानी कि OH माइनस और RO माइनस, साथ में हेलोजन, ऑक्सीजन वाला बेस और साथ में हेलोजन, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कितनी बार आते हैं? 2 बार। मैं आपको बताता हूं, NaOH यानी कि OH माइनस लिख देता हूं, OH माइनस और X2 पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी बार आते हैं? 2 बार। एक तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर जो कि आ चुके हैं, और दूसरे आएंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में, दूसरे हमारे सामने आएंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में। H फॉर हेलोफॉर्म, H फॉर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, 2 जगह आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक हमारी रिएक्शन जो होती है हेलोफॉर्म में, और दूसरा कहां पर आएंगे? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में। हॉफमैन अगर अपन बात करना चाहें ब्रोमा अमाइड, जो कि अगला ही चैप्टर हमारा रहेगा एसिड के बाद, डिग्रेडेशन के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। लेकिन यह बात भी वो जानता है एग्जामिनर कि ऑक्सीजन वाले बेस और हेलोजन से स्टूडेंट हेलोफॉर्म रिएक्शन को पहचानेगा। अब वो आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन पहचान में ही नहीं आने देगा, ध्यान से सुनना। कई बार एरो पर लिखेगा NaOH, साथ में क्या लिख देगा? X2। इतना लिखते ही बहुत सारे बच्चे पहचान जाते हैं कि यह तो हेलोफॉर्म है या हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है। फिर इसी को एरो के ऊपर ऐसे लिखता है NaOX, क्या लिखता है? NaOX। ये आ गया आपका सोडियम हाइपोहैलाइड। ये कैसे आया सर? आप इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं कि जब NaOH की रिएक्शन X2 के साथ करवाई जाती है तो हमारे सामने क्या बनकर आता है? NaOX, और साथ में क्या बन जाता है? H2। क्या बन जाता है? H2। ये हमारे सामने बनकर आता है कि नहीं आता है? यस। तो ये देखिए, ये बन गया आपके सामने सोडियम हाइपोहैलाइड। क्या बनकर आया है? सोडियम हाइपोहैलाइट हमारे सामने बनकर आ चुका है। तो ये दे दे या ये दे दे, एक ही बात है, क्लियर इंडिकेशन है हेलोफॉर्म रिएक्शन की। फिर वो कई बार लिखता है, बताओ Na+ का क्या काम है? Na+ तो स्पेक्ट्राइन होता है, तो कई बार सीधा OX माइनस भी लिखेगा। क्या लिखेगा? OX माइनस भी लिखेगा। और कई बार जब तबाही मचाएगा तो बेटा लिखेगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या लिखेगा? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुनते ही बच्चा कहां दौड़ जाता है? इनऑर्गेनिक के अंदर। इनऑर्गेनिक के अंदर बात हो गई है। नहीं नहीं, ब्लीचिंग पाउडर की बजाय अगर वो ऐसे लिखता CaOH होल ट्वाइस, साथ में Cl2, तो आपको समझ में आ जाता है ऑक्सीजन वाला बेस और साथ में हेलोजन, हेलोफॉर्म। लेकिन इन दोनों की रिएक्शन से ही तो आपके सामने क्या बनकर आता है? ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl होल ट्वाइस। यही बनेगा क्या? दैट्स ऑल, यही हमारे सामने बनकर आता है। तो ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर का मतलब होता है ऑक्सीजन के OH माइनस के साथ में कौन दिया हुआ है? Cl2। तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन को लिखने के तरीके हैं। पहला उसका अटेम्प्ट यही होगा कि आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन पहचान में न आने दे। मैंने आपको सबसे बेहतरीन जुगाड़ बताया कि ऑक्सीजन वाला बेस और साथ में हेलोजन। पहले तरीके से लिखेगा, पहचान लेंगे, दूसरे तरीके से लिखेगा तो भी पहचान लेंगे, क्लियर, तीसरे तरीके से भी पहचानेंगे। Na+ का यहां पर कोई रोल नहीं है तो OX माइनस भी लिख देता है। एग्जैक्टली ऐसे ही हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में लिखेगा। किसमें लिखेगा? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में लिखेगा। पहले यहां तक छापेंगे, अभी तक हमने बेस को कैसे कैसे इस्तेमाल में लिया जा सकता है वो बताया है। इसी को बेटा बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइट। जल्दी जल्दी छापेंगे। तो राक्षस कहां से आ रही इतनी देर? इसमें निकाल दियो वेज। तो उनको ये सब बताने की जरूरत थी? EAR से शुरू करना था ना सीधा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अबे इधर ध्यान दो, वो अपना मुद्दा नहीं है। तुम ऐसी बातें करो जो मेरे हाथ में पावर है ही नहीं, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए ये अभी बात करेंगे, अभी ये तो छापने दो। ये सुलटा दिया है क्या? चलिए मैकेनिज्म पर आते हैं। किस पर आते हैं?
मैकेनिज्म पर। देखिए मैकेनिज्म एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा जैसे एल्डोल में चलता था। ध्यान से सुनना, रिएक्शन बहुत ही शानदार है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन हेलो फॉर्म से है, आइडिया भी नहीं लगने देगा कि क्वेश्चन कहां से है, हेलो फॉर्म से। नॉर्मली हम हेलो फॉर्म को याद करने की कोशिश करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर नहीं बनेंगे। अब बात करेंगे मैकेनिज्म की, लेकिन मैकेनिज्म को याद मत करने लग जाना। कुछ लोग घर पे जाके मैकेनिज्म को लिख लिख के देखते हैं, नरेगा का फॉर्म नहीं भरा हमने। सिंपल, बस अपने को पता होना चाहिए रिएक्शन हुई कैसे है। ये देखिए साथ में रिएक्शन हो रही है किसकी, मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन की। मैंने मिथाइल कीटोन ले लिया है, बेस लिया है OH माइनस, कहीं से भी आ सकता OH माइनस, जहां एल्डोल से आया था, जहां कहां से आया था, एल्डोल में, कहीं से भी OH माइनस हमारे सामने आ सकता है। बताइए क्या OH माइनस CO पर अटैक करेगा? नहीं, ये देख चुका एल्डोल में, यहां से कोई फायदा नहीं है। तो क्या अल्फा पर अटैक करेगा? यस। क्या अल्फा एच को खाना इसके लिए आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं है। और आप जानते हैं जहां पर ये अल्फा एच को खाएगा वहीं पर इसको उल्टी दस्तें सब हो जाएंगी, क्योंकि इसको खाना इतना आसान नहीं है। यही रिएक्शन का क्या होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये अल्फा एच आपने हटा दिया। देखो एल्डोल में भी एग्जैक्टली यही होता था, अल्फा एच हटा दिया, ये इनोलेट बना दिया। बताइए ये अल्फा एच कटने का कारण क्या है? नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज किस पर आ जाएगा? ऑक्सीजन पर। आप बताइए जब इसने OH माइनस ने H को खाया होगा तो क्या बना होगा? H2O। ये देखिए बिल्कुल एल्डोल की तरह पहला स्टेप हुआ है, इनोलेट आयन फॉर्मेशन हो चुकी है। अब अगर हैलोजन रिएक्शन में नहीं होता तो ये इनोलेट आयन अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर देता, ये इनोलेट आयन अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पर क्या कर देता? अटैक। लेकिन अब साथ में कौन है? हैलोजेंस, और हैलोजेंस आर सर्टिफाइड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये जो आपका बना हुआ इनोलेट आयन है, बताइए अटैक कहां से करवाऊं इनोलेट आयन में? कार्बन की साइड से या ऑक्सीजन की साइड से? कार्बन की साइड से। ये हमारे सामने हैलोजन है क्या? यस, हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स। बताया था एक्स किसी का भी एक्स बन सकता है, तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर बाहर निकलेगा खटैक। क्लियर? अगर ऐसा हुआ तो यहां पर कौन आ जाएगा हमारे सामने? यहां आ जाएगा हैलोजन। क्या आ जाएगा? हैलोजन। साथ में अगर अपन बात करना चाहें तो क्या बन जाएगा? NaX। अब आप बोलोगे सर Na प्लस कहां से लिया? NaOH लिया था तो स्पेक्टर ट्राइन है, मन कर रहा है तो अकेला X माइनस लिख ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हमारे सामने हो चुका है। अब ध्यान से सुनना, ये जो अल्फा एच अब है इसका एसिडिक नेचर अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि हैलोजन का कैसा इफेक्ट लग रहा है? -I। और इसके -I इफेक्ट की वजह से, इसके -I इफेक्ट की वजह से अब हैलोजन की सॉरी इस अल्फा एच का एसिडिक नेचर बढ़ चुका है। ध्यान से सुनना, सबसे खतरनाक बात, सबसे मुश्किल होता है पहला अल्फा एच हटना। अगर पहला अल्फा एच हट गया तो बाकी अल्फा एच आप नहीं रोक पाओगे। एक ही कंपाउंड के पहले जितने भी अल्फा एच हैं वो हटेंगे। जैसे इस कार्बन पर 2-3 अल्फा एच है ना, तो पहले इसी के ही 3 अल्फा एच आखिरी तक हटते हुए जाएंगे। अगर मैं इधर भी मिथाइल ले लेता तो ऐसा नहीं है एक इसका एक इसका एक इसका, नहीं, क्योंकि जैसे ही अल्फा एच हटा अब इस अल्फा एच का एसिडिक नेचर और भी ज्यादा हो गया है। तो अब फिर से बेस आएगा और कहां पर अटैक करेगा? अल्फा हाइड्रोजन पर, क्योंकि इस बार इस अल्फा हाइड्रोजन का जो एसिडिक नेचर है, इस बार जो अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलेंगे खटैक, क्योंकि H प्लस बनकर हटने वाला है। अगर H प्लस बनकर हटेगा तो यहां पर आ जाएगा क्या? CHX माइनस, साथ में क्या बनेगा? वाटर। ये भी क्या है भाई लोगों? इनोलेट आयन ही है। ये भी क्या है? इनोलेट आयन। अल्फा एच हटा ले, इनोलेट आयन बना ले। बता सकते हो अब ये इनोलेट आयन क्या करेगा? यस, ये बना हुआ इनोलेट आयन आपके दूसरे X2 पर अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, हमारे सामने कौन है? हैलोजन। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड तोड़कर बाहर निकलेगा खटैक। लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए दूसरा H भी किससे रिप्लेस हो गया है? हैलोजन से। दूसरा अल्फा H भी किससे रिप्लेस हो चुका है? हैलोजन से हमारे सामने रिप्लेस हो चुका है। जितने ज्यादा हैलोजन आते जाएंगे अल्फा कार्बन पर, इसका एसिडिक नेचर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अब ये जो अल्फा एच है ये और भी ज्यादा एसिडिक हो चुका है। अगर आप चाहे ना कि सर रिएक्शन को यहां पर रोक दीजिए, चाहे आप दंडवत चरणों में गिर जाओ, मैं इस रिएक्शन को यहां पर नहीं रोक सकता। एक अल्फा एच अगर हट गया तो फिर जितने भी हैं सब हटेंगे। यू कांट स्टॉप द रिएक्शन एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज। रीजन बीइंग, हर बार अल्फा एच के हटने से हैलोजन लग रहा है और उसका एसिडिक नेचर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अब इस अल्फा एच का एसिडिक नेचर और भी ज्यादा हो गया है। ये दोबारा से बेस आएगा। क्या आएगा?
दोबारा से बेस आएगा और कहां पर अटैक करेगा, इस अल्फा एच पर। इस अल्फा एच का हटना अब और भी क्या है, आसान। क्यों, क्योंकि दो हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा इधर अटैक। अगर ऐसा हुआ तो हमारे सामने बन जाएगा CO, यहां पर क्या बन जाएगा X2 माइनस, बाहर कौन निकलेगा, वाटर। बताइए अभी तक बेस के कितने मोल कंज्यूम कर लिए मैंने, बताइए कितने बेस के मोल कंज्यूम हो गए हैं, 3। पहला अल्फा एच हटाया, इनोलेट बनाया, हेलोजन पर अटैक करवाया। दूसरा अल्फा एच हटाया, इनोलेट बनाया, हेलोजन पर अटैक करवाया। तीसरा अल्फा एच हटाया, इनोलेट बनाया, हेलोजन पर अटैक करवाया। कितने अल्फा एच हटाए, 3। अगर एक भी अल्फा एच कम होता तो क्या ये यहां पर यहां तक हम पहुंच पाते, नहीं। तो अब देखना वापस से इनोलेट हमारे सामने बन जाएगा, यही इनोलेट किस पर अटैक करेगा, हेलोजन पर। बताइए हेलोजन के कितने मोल कंज्यूम हो गए हैं रिएक्शन में, 3। तो सिंपल सा रटना नहीं है, 3 बार इनोलेट बनेगा, तीनों बार हेलोजन पर अटैक होगा। तो 3 अल्फा एच हटेंगे हमारे सामने और फॉर्मेशन हो जाएगी COCX3 की। साथ में यहां पर क्या बनकर आएगा, NaX। लेकिन सर ये बेस ऐसा कर क्यों रहा है, बेस डेढ़ छाना, क्या है, डेढ़ छाना। उसने पहले इसके तीनों अल्फा एच हटाकर क्या लगा दिए, 3 हेलोजन्स। क्या लगा दिए हैं, हेलोजन्स। और उसको पता है कि CX3 जो होता है ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। CX3 जो हमारे सामने होता है वो होता है गुड लिविंग ग्रुप। क्योंकि अगर उसने CO पर अटैक किया और उसके अलावा कोई हटने वाला नहीं हुआ तो वही हटाया जाएगा। वो कई बार ऐसा एल्डोल में करके देख चुका है। तो उसने 1 बाय 1 तीनों अल्फा एच हटाकर CX3 बना दिया है। अब ये अटैक करेगा किसके ऊपर, CO के ऊपर। ध्यान से सुनना, यहां पर कौन है, CX3। यहां पर आ गया है OH। OH का कौन सा मोल आ रहा है, ये चौथा। 3 मोल अल्फा एच हटाने में लग गया, चौथा मोल अभी CX3 को हटाएगा। ये करेगा यहां पर अटैक और बॉन्ड टूटेगा अटैक। अगर ऐसा हुआ तो आप बताइए ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यहां पर कौन आ जाएगा, OH। यहां पर कौन है, CX3। और आप O- का नेचर जानते हैं, ये अपना बॉन्ड वापस बनाएगा। अगर ये बॉन्ड अपना वापस बनाएगा तो आप अच्छे से जानते हैं किसी ना किसी को हटना पड़ेगा। आर बोलता है मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैं से नहीं हूं। या तो कौन हटेगा, OH, और कौन हटेगा, CX3। CX3 OH के कंपैरिजन में अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहां से आप मेरे पढ़ाने से पहले भी जानते हैं कौन हटता है यहां से, CX3। अगर बेटा आप ये जानते हैं तो फिर आपको ये भी जानना चाहिए कि OH माइनस और CX3 माइनस में से विच वन इज मोर स्टेबल। OH माइनस और CX3 माइनस में से विच वन इज मोर स्टेबल, कौन कौन ज्यादा स्टेबल है, CX3 माइनस। जो राक्षस OH माइनस बोल रहे हो ना, जिंदगी में एलोफॉर्म नहीं पढ़ा। अगर OH माइनस ज्यादा स्टेबल होता तो CX3 को निकलता है यहां पर। मोर स्टेबल एनायन इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो अगर OH माइनस ज्यादा स्टेबल होता तो OH ही निकल जाता है यहां से। और अगर मान लीजिए CX3 माइनस ज्यादा स्टेबल है तो CX3 माइनस निकलेगा। तो यहां से CX3 माइनस हमारे सामने निकल जाएगा, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, COH। साथ में कौन बनेगा, CX3 माइनस। बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो अगर यहां पर एक भी एलोजन कम होता ना, जैसे ये, क्या ये लिविंग ग्रुप है, नहीं है। अगर एक भी एलोजन सॉरी हाइड्रोजन कम होता, रिएक्शन ये रुक जाती, लिविंग ग्रुप नहीं बनता। 3 हाइड्रोजन होने ही चाहिए ताकि तीनों हाइड्रोजन को हटाकर हम क्या बना सकें, CH3 विच इज ए लिविंग ग्रुप। CHX2 लिविंग ग्रुप नहीं है, CH2X लिविंग ग्रुप नहीं है, CH3 बनना ही चाहिए। अब आप बताइए ये कौन है, एनायन, और उसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। गौर से देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये इसका एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लेगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो यहां पर बन जाएगा RCO माइनस। साथ में कौन बनेगा, CHX3। क्या बनेगा, CHX3। और CHX3 को ही हम क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल कंसाइज करना है हेलोफॉर्म रिएक्शन को। हेलोफॉर्म रिएक्शन में हुआ क्या है, अल्फा एच हटाया, इनोलेट बनाया, X2 पर अटैक करवाया। फिर अल्फा एच हटाया, इनोलेट बनाया, X2 पर अटैक करवाया। फिर अल्फा एच हटाया, इनोलेट बनाया, X2 पर अटैक करवाया। हमने इस CH3 को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया, लिविंग ग्रुप में। अगर यहां पर एक भी अल्फा एच कम होता तो फिर CH3 नहीं बन पाता। 3 मोल लग गए इनोलेट बनाने में, यस। चौथा मोल आएगा, OH पर अटैक करेगा और CH3 को बाहर निकाल देगा। दिस इज हेलोफॉर्म रिएक्शन जो आपके सामने बनकर आया है, CHX3। इसी को क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। अब ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है कि वो हेलोफॉर्म पूछता ही नहीं है। मान लीजिए यहां पर 3 नहीं, कितने H होते, 2, तो 2 हटके रह जाते। अगर यहां पर 1 H होता तो 1 हटके रह जाता। तुम सीधा हेलोफॉर्म पर जाते हो, जरूरी नहीं है तुमसे हेलोफॉर्म ही पूछे, हेलोफॉर्म के अंदर इन्वॉल्व होने वाले स्टेप पूछ सकता है।
अगर मान लीजिए कितने अल्फा एच होते, दो, तो दोनों एच हटाकर क्या लगा देते, एक्स, दैट विल बी द प्रोडक्ट। एक होता तो एक को हटाकर क्या लगा देते, एक्स। ये अपन क्वेश्चंस करेंगे, पहले यहां तक छापेंगे जल्दी जल्दी। क्या हुआ, मुस्कुराए जा रहे राक्षस। ठीक है, अपना अपना तरीका होता है। तो उनको पता चल गया होगा तुम गजनी स्टाइल हो, कल भूल जाओगे, दोबारा पूछ लोगे। क्या हुआ, क्या, किसका, फ्लोरीन में डोमिनेटिव पावर ज्यादा होती है। प्लस एम प्लस, प्लस एम माइनस आई पे डोमिनेट करता है फ्लोरीन के केस में। जब भी हम बात करते हैं तो हेलोजेंस में केवल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन का केस बहुत अलग है, मैंने आपको बोला भी था, हेलोजेंस दूसरों से भी अलग हैं और आपस में भी अलग हैं। सुलटा दिया है क्या, जल्दी जल्दी छापेंगे। देखिए जो टॉपिक चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे डाइवर्ट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ईआर से कोई क्वेश्चन आए उसकी कोई गारंटी, बहुत सिंपल सा है। मैं बताता हूं, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे आसान टॉपिक है ना तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। जो बच्चा पढ़ रहा है वो जानता है, इससे आसान टॉपिक कोई हो नहीं सकता। सारे मुश्किल टॉपिक, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एल्डोल, हेलोफॉर्म मैंने उठा रखे हैं भाई। चैप्टर अमीन्स पूरा मेरे पास है, ईएसआर में ले लूंगा बस, पूरा आ जाएगा उसके अंदर। डाइजोनियम सॉल्ट अमीन में सुलटा लूंगा मैं। अभी मैं बात करता हूं पहले इसको, अभी इसका ये वेस्ट ऑफ टाइम है, उसका कोई मतलब, आप और मैं कितना भी डिस्कशन करें इसका कोई रिजल्ट नहीं है। चलिए यहां तक छापा क्या, चलिए अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। अगर अपने पास हेलोजन अलग अलग होता है तो फिर अलग अलग बनकर आएंगे। मान लीजिए हमारे सामने है CHCl3, CHX3 को पहले लिख देता हूं, इसी को क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। मान लीजिए यहां पर CHCl3 है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। और हमारे सामने है CHBr3 तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रोमोफॉर्म। तो ये हमारे सामने बन जाता है ब्रोमोफॉर्म। और CHI3 अगर है तो इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म, और ये होता है येलो सॉलिड, आयोडोफॉर्म। क्या होता है, येलो सॉलिड। येलो सॉलिड का मतलब है ऑब्जर्वेशन। अबे ऑब्जर्वेशन आएगा क्या, यस। तो रिएक्शन में इसको किसके इस्तेमाल में लेंगे, टेस्ट। ध्यान से सुनिए, एल्डिहाइड कीटोन्स के कुछ टेस्ट निकल कर आ रहे हैं। सारे एल्डिहाइड को पहचान सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 से। मिथाइल कीटोन्स को पहचान सकते हैं, उसमें पहचान भी सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आया 2,4-DNP जिससे केवल पहचान सकते हैं। फिर आया अपने पास आइडोफॉर्म टेस्ट जिससे केवल पहचान सकते हैं, लेकिन किसको, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स को। केवल मिथाइल एल्डिहाइड्स और मिथाइल कीटोन्स को हम पहचान सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं पहचान पाएंगे। अब आप बहुत सारे बोलेंगे कि सर टेस्ट तो आप क्लोरोफॉर्म को भी इस्तेमाल में ले सकते हो, यस। आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां होता है, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल के अंदर। बेहोशी की दवा बोलते हैं इसको, वो रुमाल पे ऐसे छिड़क के सुंघाते हैं, और गलती से अगर आपने इम्प्योर सुंघा दिया,
अगर क्लोरोफॉर्म को आप लोगों की तरह हवा लग जाए तो फोर्सिन बन जाता है। क्या बन जाता है? फोर्सिन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या होता है? पॉइजन। तो उनको कई बार नहीं पता होता, तुम्हारे तरह नए नए किडनैपर होते हैं, गलती से इंप्योर उठा लाते हैं, छिड़क के किसी को सुंघाते हैं, वो ऐसे क्या हो जाता है, फिर 2 केस लगते हैं, किडनैपिंग प्लस मर्डर। पहले कितना लगना था? 1, फिर कितने लगेंगे? 2। तो बच्चे बोलते हैं सर इसको भी टेस्ट बना दो। कैसे? कि जब रिएक्शन हो रही हो तो किसी की मुंडी टिका के रखो उस पर, अगर वो बेहोश हो गया तो समझ गए क्लोरोफॉर्म बना है, और मर भी गया तो अपने क्या है पता, तो फिर भी चलेगा इम्प्योर बना है। ऐसे रिस्क अपन लेने वाले नहीं है। इसलिए टेस्ट केवल किसको बनाया जाता है? आइडोफॉर्म। किसको बनाया जाता है? आइडोफॉर्म। तो ये हमारे सामने है हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन। एक बार गौर से देखना क्या किया है। CH3 को तो हमने क्या बनाकर बाहर निकाल दिया है? CH3। और बचे हुए का पार्ट का क्या बना दिया है? एसिड। तो जो आपका मिथाइल कीटोन था, जो आपका क्या था? मिथाइल कीटोन था, वो किस में ऑक्सीडाइज हो गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक कार्बन कम हो जाएगा क्योंकि एक कार्बन CH3 के अंदर बाहर चला जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखना है, अब पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखना है, केवल आपको आंसर्स देने हैं। अबे पढ़ाने दो रे। तुम बुजुर्ग लोगों में ये भी दिक्कत ही है, सुनते तुम किसी को भी नहीं। ऊपर वाले बोलते कि सर आप बच्चों को बोलो, ये सुनते किसी की नहीं सुनते हैं। इस उम्र में आ गए अपने माँ बाप के नहीं सुनते अब। लीजिए क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। ये गला किसका बैठा हुआ है? इसने बहुत हिम्मत दिखाई सर मेरी तो सुनो। अब मैंने गले बैठने के कारण नहीं पूछे हैं तुमसे, सारी बातें बताएंगे राज, सारी बातें एक एक बातें चुन चुन के बताएंगे। ये लीजिए क्वेश्चंस आ चुके। क्वेश्चंस पूरा ध्यान आपका इन्हीं पर होना चाहिए। बेटा कोई बताएगा नहीं, तुमको लगता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट की फॉर्म में रिएक्शन पूछी जाएगी, ऐसा नहीं है। हवा भी नहीं लगेगा कि क्वेश्चन हेलोफॉर्म का है। कई दफा उसने पूछा है, देखना अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा और सारे सुलटते हुए नजर आएंगे, एकदम पानी पानी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कीटोन्स का ऑक्सीडेशन बड़ी आसानी से नहीं होता है। अगर कीटोन्स को आप ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो कंडीशन क्या चाहिए हमें? ड्रास्टिक। ड्रास्टिक कंडीशंस पर कीटोन्स ऑक्सीडाइज होते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस बेटा मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता। अगर क्वेश्चन आया तो एज इट इज आएगा, चेंज नहीं होगा, CLBR भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस हैं। ध्यान से अपना दिमाग चलाएंगे और सवालों के जवाब देंगे।
चलिए, कुछ नहीं बोला है भाई म्यूट करके। ये जो मुझे बोलते हैं उसका मैं जवाब म्यूट करके ही देता हूं, पब्लिकली चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, वायरल कर देंगे इसको, तो हो ही गया है वायरल। क्वेश्चन तुम्हें ही सोल्व करने हैं। राक्षस बैठ के आराम से मेरी तरफ देख रहे हैं कि आप करो, इनको हमारे भरोसे कैसे छोड़ सकते हो। बातें तो गंभीर चलती ही रहेंगी, रिएक्शन से चीजें सीखनी हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऐसा नहीं आएगा। व्हाट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन, एक्सप्लेन विद वन सुटेबल एग्जांपल। क्वेश्चंस आएंगे भाई, क्या आएंगे? क्वेश्चंस। पहचाने हेलोफॉर्म को, बताइए इसके बारे में क्या ख्याल आता है, पहचान लोगे? यस। देखो ऐसे लिख सकता है NaOH साथ में I2, या फिर क्या लिख देगा NaOI, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और भी अगर डेढ़ छाना बना तो लिखेगा I2 डॉट अल्कली। I2 डॉट अल्कली का मतलब क्या होता है? एल्कलाइन मीडियम बेसिक मीडियम है, डेढ़ छाना बनेगा। तो हमें समझ में आ चुका है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। यस, ये मिथाइल हेलोफॉर्म में बनकर निकल जाएगा, बचे हुए का क्या बन जाएगा? एसिड। ये मिथाइल कीटोन को हमने ऑक्सीडाइज कर दिया है, एक कार्बन कम का एसिड बनेगा, एक कार्बन कम का क्या बन जाएगा? एसिड। तो ये तो हमारे सामने सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है, और साथ में क्या बनेगा? CHI3। भाई लोगों ये कैसा होता है? येलो सॉलिड। तो बताइए हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे? यस एब्सोल्युटली, हमने पहचान लिया कि ये मिथाइल कीटोन है। कैसा है? मिथाइल कीटोन, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड है अगर इसने येलो सॉलिड बनाया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल आता? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या रिएक्शन नहीं होगी? बहुत सारे लोग बोल देते हैं नो रिएक्शन। अबे नो रिएक्शन क्यों? पहला अल्फा एच हटेगा, Br2 पर अटैक होगा, दूसरा हटेगा, Br2 पर अटैक होगा, आगे रिएक्शन नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक तीन हेलोजन नहीं आएंगे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होगा। यही तो ब्यूटी है इस रिएक्शन की। यही तो पूछेगा, तुम्हें लगेगा हेलोफॉर्म पूछेगा, क्यों पूछेगा हेलोफॉर्म? अगर तुमने हेलोफॉर्म पढ़ा है तो इसके बिना तुम हेलोफॉर्म पढ़ कैसे सकते हो? रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी, रिएक्शन हमारे सामने यहीं पर रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है? उसमें मिथाइल है क्या? यस, तो वो तो सुलट जाएगा, वो तो सुलट जाएगा। मिथाइल से तो क्या बना देंगे? ब्रोमोफॉर्म, और बचे हुए का एसिड। H3O+ भी दिया हुआ है सर, प्रोटोनेशन के लिए दिया होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने यहां पर क्या बनकर आएगा? सॉल्ट, तो प्रोटोनेशन के लिए दिया है। साथ में क्या बनेगा? CHBr3। क्या बनेगा? CHBr3। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन उठाता है एनसीईआरटी, लो लेवल पर बात ही नहीं करता। कि देखिए अगर आपको केवल कीटोन को ऑक्सीडाइज करना है ना भाई, देखो कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि बिना पढ़े भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक पहले भी थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर आप इस कीटोन को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पाई बॉन्ड का कुछ भी ना बिगड़े, तो हेलोफॉर्म के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। हेलोफॉर्म के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैं बताता हूं कौन कौन है जो कीटोन को ड्रास्टिक कंडीशन पर ऑक्सीडाइज करते हैं। HNO3, K2Cr2O7, KMNO4, लेकिन वो सब पाई बॉन्ड को भी सुलटाते हैं, इसको तोड़ देते हैं, इनका भी क्या बना देते हैं? एसिड बना देंगे, कीटोन बना देंगे, इसको भी तोड़ देंगे। तो डबल बॉन्ड आपका सेफ नहीं है K2Cr2O7 के साथ, KMNO4 के साथ, लेकिन हेलोफॉर्म डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं करता है। तो अगर आप डबल बॉन्ड को रिटेन करके ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, देन हेलोफॉर्म इज द बेस्ट ऑप्शन। और ये आपसे पूछेगा एक दिन, ध्यान से सुन लेना, कई दफा पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि बताइए यहां से यहां हमें जाना है, कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल में लिया जाए? यहां से यहां हमें जाना है, कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल में लिया जाए? ये CCHCl3 नहीं बना के देगा। यहां से कहां जाना है? यहां। तो जरा दिमाग पे जोर डाल, डबल बॉन्ड क्या है? रिटेन किया है, KMNO4, K2Cr2O7 नहीं ले सकते इस्तेमाल में, क्योंकि वो डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज करते हैं, बताऊंगा। दूसरी बात, एक कार्बन कम हुआ है केवल, ऐसा तो किसमें होता है? हेलोफॉर्म में। याद कीजिए क्या बोला था? एक कम कार्बन वाले एसिड के अंदर क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे सामने बनकर आ गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पर ध्यान दीजिए भाई लोगों, बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन आप लोगों के सामने है। बताइए क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी? नहीं, हेलोफॉर्म तो नहीं होगा। क्या रिएक्शन ही नहीं होगा? होगा। इधर के तो अल्फा दिए नहीं उसने, उधर तो दो मिथाइल लगाए हुए हैं, तो ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। और ये भी कौन सा है? अल्फा। तो वहां तो अल्फा है ही नहीं, जो है उनको हटा देंगे। क्या हेलोफॉर्म बनकर आएगा? नहीं, जब तक 3Cl नहीं आते तब तक लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होता। ये आते हैं क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चन। ये कैसा क्वेश्चन है? बढ़िया क्वेश्चन है। सुलट जाता है बच्चा, हेलोफॉर्म के चक्कर में पड़ा रहता है और सुलट जाता है।
गर्म तो तुम मुझे कर देते हो इतने शानदार तरीके से पूरा मैकेनिज्म बताने के बाद यू हाथों हाथ राइट उड़ेल देते हो गिल्लो। लो तेरे को बताता तू कैसा पढ़ा रहा है, यही देख हाथों हाथ बता रहे हैं। तो Cl2 Br2 I2 में सब में रेट क्या रहेगा, सेम। बोलना क्या है, लिख लो। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आता है ऊपरी कौन, ये अल्फा के लिए तैयार हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या है, अरे बस करो, आइडोफॉर्म टेस्ट। देखिए इसको कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बस हैलोजन कौन लेना है, आयोडीन। रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन आएगी क्योंकि CH3 येलो सॉलिड होता है, तो इस की मदद से हम मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, केवल मिथाइल कार्बोनिल को, उसके अलावा नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। जैसे एक एच अटकर एक्स लग गया, दो एच अटकर एक्स लग गए तो वो हेलोफॉर्म नहीं बनेगा। लिखिए इसके अंदर with iodoform reaction, with iodoform reaction, with iodoform reaction, we can identify, with iodoform reaction, we can identify methyl carbonyl compounds. With iodoform reaction, we can identify methyl carbonyl compounds. हम किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स को। वो मिथाइल एल्डिहाइड हो सकता है, वो मिथाइल कीटोन हो सकता है। क्लियर। तो मैं इसे भी लिखवा सकता था कि मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, एक ही बात है। उसके अलावा कुछ अल्कोहल को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भाई ये बात एनसीईआरटी ने लिखी है, नीट 2017 या 18 में क्वेश्चन आ चुका है। मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है अल्कोहल, ये अल्कोहल हमारे सामने दिया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि पिछले 2 से 3 सालों में इस सदी का सबसे आसान पेपर बने हैं, इसलिए लोग फुदक रहे हैं। आप भी जानते इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी टेस्ट में किसी बच्चे के पूरे में से पूरे नंबर आ जाए। पेपर हुआ है नीट के अंदर 720 में से 720, और दूसरी बात तो कितनों के आ गए, 3 के। ये पहली बार हो रही है बातें, क्योंकि ये बताता है कि इससे घटिया पेपर बन नहीं सकता कभी, और गलती से पेपर बना दिया, सुलटा दिए जाओगे। तो आसान आया है का मतलब आसान आएगा नहीं होता है, क्योंकि इस बार बिल्कुल भी उसने स्टडी को रोका नहीं, एक बार के लिए भी कोचिंग बंद किया क्या, नहीं, कंटिन्यू चल रहा है। वो तो कोविड था, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पाई, और गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कचरा मेडिकल कॉलेज में पहुंचा तो फिर कचरा ही डॉक्टर बन के बाहर निकलेगा, आने वाली सिचुएशन को नहीं संभाल पाएगा। टैलेंटेड लोग चाहिए ही चाहिए, और अगर ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चंस पूछेंगे तो फिर तो कचरा ही जाएगा। चलिए ये हमारे सामने ध्यान से सुनना, किसी अल्कोहल के अंदर अगर ये वाला पार्ट है तो वो अल्कोहल भी आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। किसी अल्कोहल के अंदर ये वाला पार्ट है तो वो अल्कोहल भी आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। देखिए जिस कार्बन पर आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा। तो OH जिस कार्बन पर आपका जुड़ा हुआ है वो कार्बन कौन सा होता है हमारे सामने, अल्फा। क्लियर। अल्फा कार्बन पर एक तो CH3 होना चाहिए और एक H होना चाहिए। नॉर्मली बच्चा CH3 को देखता है, H को नहीं देखता है, यहां पर H का होना बहुत ही जरूरी है। जो रिएक्शन की कंडीशन है ना बेटा, रिएक्शन कंडीशन ही हमारे सामने ऐसी होती है कि ऑक्सीडाइजिंग होता है नेचर। सोडियम हाइपोहैलाइड का नेचर कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग। इस टाइप के अल्कोहल को वो कार्बोनिल कंपाउंड्स में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। देयर इज प्रॉपर मैकेनिज्म, लेकिन हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन ये किस में कन्वर्ट हुआ है, मिथाइल। किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, मिथाइल कार्बोनिल के अंदर। बताइए कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ है। तो ये बनकर आ गया हमारे सामने मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि सीधा रिएक्शन नहीं देता है, अंडर रिएक्शन कंडीशंस ये उसके अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये ध्यान रखना है। अल्कोहल को अक्सर आप भूल जाते हैं और नीट के अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट में आपको पहचानना है कि कौन कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अल्कोहल पर पूरी निगाहें होनी चाहिए। चौथी वैलेंसी H और R में से कुछ भी हो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चौथी वैलेंसी कुछ भी हो, लेकिन 3 यही होने चाहिए, जिस कार्बन पर OH है उस पर CH3 और H भी होने चाहिए। दैट्स ऑल।
Which of the following will give positive iodoform test? Which of the following will give iodoform test? ये भी, या किन को आइडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन आए। देखिए एल्डिहाइड में तो मात्र एक एल्डिहाइड है, कौन सा है? एसिटल्डिहाइड। अब इसको नहीं लिखेंगे कि एल्डिहाइड में मात्र एक एल्डिहाइड एसिटल, जीके का पेपर देने जा रहे हैं क्या? वहीं पता चल जाएगा हमें, मिथाइल इसी पर ही है, बाकी पर नहीं है। ये फालतू की जो नौटंकी करते हैं इनसे सिलेक्शन के पास नहीं, सिलेक्शन से कहां जाते हैं? दूर। याद करना है तो याद किसको कीजिए? रिएजेंट को। याद करना है तो किसके कीजिए? फंक्शनल ग्रुप को। एक तुम हो, तुम्हें ये डायलॉग मिल गया। उधर वो थे, उसमें एक सर आए थे, वो बोलते थे मेरे पढ़ाने के 15 दिन बाद समझ में आएगा, तो 15 दिन बोलते रहते थे। हाँ वो सही नाम लिया है तुमने। वो कुछ भी बोलता है कि सर आज समझ में आएगा कि 15 दिन बाद। मैंने कहा 15 दिन बाद, आखिरी के दिन में बोलूंगा, लेकिन जब 2-3 लेक्चर बचेंगे तब, कि 15 दिन हो गए, नहीं हुए हैं सर, बस तो मैं जा रहा हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बाप रे, हाँ सही कह रहे, ये भी सही कह रहे तुम, इंफॉर्मेशन तो तुम्हारे पास सारी है। तेरे लिंक वहां तक भी है क्या? अब अलग अलग ज्ञान मत दो, क्वेश्चन लिखे हैं उस पर, तो वो तो आप करोगे, हम क्यों करेंगे? हमारा बस चले तो आपको नीट के पेपर में ले जाएं, और एक गलत कर दो तो आपको बताएं बाहर आ गया हम। पूरे दिन क्लास में बोलता रहता था ट्विस्ट होगा ट्विस्ट, खुद से बने नहीं, हमें बोल रहा था। अब एक क्वेश्चन लिखने दो मेरे को, मूर्ख इंसानों। अबे अलग पंचायती चल रही उधर। लीजिए आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देगा, जल्दी से बताएंगे। देखिए पूरा फोकस आपका स्टडी पर होना चाहिए। जल्दी से। अबे तो क्या फर्क पड़ता है, मैं कोई तुम्हें नंबरिंग सिखा रहा हूं क्या? बहुत बड़ी गलती निकाली है। वही तो बेसिक, बताओ ये सही कह रहा है कि काउंटिंग नहीं आती तो ऑर्गेनिक कहां से आएगी आपको? पहले काउंटिंग प्रॉपर सीख के आओ। चलिए बताइए पहले वाले क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल आता है। देखो ऊपर लिखा हुआ है मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन्स, क्या ये रिएक्शन देगा? यस, मिथाइल ग्रुप है। क्या ये देगा? यस, ये हमारे सामने। क्या ये देगा? नो। कहां से देगा? मिथाइल ग्रुप कहां है? यहां पर कितने आई लग जाएंगे? 2। आइडोफॉर्म तो नहीं बनेगा, ऑब्जर्वेशन ही नहीं आएगी। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्याल आता है? नहीं। इसके बारे में क्या ख्याल आता है? यस, नाम बताओ इसका। एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसको? एसिटोफिनोन, क्योंकि कई बार राक्षस नाम लिख जाता है कि एसिटोफिनोन, बताओ देगा कि नहीं देगा, तो स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। इस अल्कोहल के बारे में क्या ख्याल आता है? क्या क्या चाहिए? ये अल्फा कार्बन है क्या? यस। OH और CH3 चाहिए? यस। उसके अलावा कुछ भी हो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये हमारे सामने देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहां है हमारे सामने? ये भी वैसा ही अल्कोहल है क्या? यस। गौर से देखिए, इस अल्कोहल को मैं वैसे लिख सकता हूं CH3HOH, और इधर कौन है? H, अल्फा कार्बन
OH H और CH3, यस इट विल गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 8 देगा बेटा। मीडियम कैसा है? मीडियम कैसा है? मीडियम बताओ, बेसिक, और बेसिक मीडियम में आपका OH माइनस आएगा। बता, एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, दूसरा काम पोलर पाई बॉन्ड पर एडिशन, और तीसरा SN2 ये करेगा अटैक और ये निकलेगा बाहर खटैक। तो यही अल्कोहल बनकर आ जाएगा जो ऊपर बना हुआ था। सुलट जाओगे जल्दबाजी में, इसीलिए बोल रहा हूं। क्लियर? मीडियम ध्यान रखना कि मीडियम कैसा है। OH माइनस के साथ रिएक्शन करवा रहे हो आप। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्यालात हैं? देखो इसमें तो 3 अल्फा एच ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने हैं? 2 आई है क्या? 1 अल्फा एच है क्या? यस। तो हमें भी हटाने ही है अल्फा एच। ध्यान से सुनना, जितने अल्फा एच हटा के आयोडीन लगा दे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें भी तीनों हटाकर CH3 बनाना है इसको। तो ये आगे के स्टेप में दिया हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मैकेनिज्म यही काम आता है, मैकेनिज्म यही काम आता है कि ये कैसे देगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात है? देखो कुछ लोग बस CH3 देख लेते हैं, इस पर अल्फा पर H नहीं है, CH3 तो है, OH भी है, लेकिन H नहीं है, ये नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्यालात है? नहीं देगा, नहीं देगा और नहीं देगा। मूर्ख लोगों, ये मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं है। ये कौन है? CH3 दिखा नहीं, हाँ हाँ, ये एसिड हैलाइड है, ये अमाइड है, और वो ईस्टर है। तो CH3 के झांसे में मत आ जाना, सुलटा जाएगा। CH3 देखते ही कुछ लोग टिक मार देते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, मॉरिसन बॉयड बुक का क्वेश्चन है जो कि नीट ने पूछा था। ये वाला बताइए, ये हेलोफॉर्म यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा? देगा या नहीं देगा? यस। इसके पास वो सारी कंडीशन है जो अल्कोहल को चाहिए थी। यहां पर हमारे सामने क्या है? H। तो ये अल्फा कार्बन है, OH है, H है CH3 है, बाकी से हमें कोई लेना देना भी नहीं है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट के अंदर। किसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है? नीट के अंदर। तो एनसीईआरटी ने लिखा है, तो एनसीईआरटी को पूछने का पूरा हक है। देखिए ऐसा नहीं है बेटा कि जितने मैंने बताए हैं केवल वही आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स है, बट वो हमसे कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि उनको जिस तरीके से सोल्व किया जाता है वो सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ने नहीं दिए। बस एक इस टर्म में ध्यान रखना। किस में ध्यान रखना? ईस्टर में। ये मैं आपको पढ़ा दूंगा, या तो आज की क्लास में या कल की क्लास में आपको बता दिया जाएगा। देखिए ईस्टर में ये रिएक्शन हो जाती है, और ये बहुत ही कातिलाना रिएक्शन आपको टाइम आने पर बताया जाएगा। यहां पर है H, यहां पर है CH3, बाकी यहां पर H हो या R हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस वाले टाइप के ईस्टर्स, ईस्टर में देखो 2 पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट हमारे सामने होता है ये कहां से आता है? एसिड से। और ये वाला जो पार्ट होता है ये कहां से आता है? अल्कोहल से। ये अल्कोहल वाला पार्ट है और ये एसिड वाला पार्ट है। तो एसिड वाले पार्ट पर ध्यान मत दो, अल्कोहल वाले पार्ट पर ध्यान दो। ये देखिए ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट कार्बन कौन सा है? अल्फा। अगर इसमें अल्फा पर H भी है और हमारे सामने CH3 भी है, उधर कुछ भी लगा हो H और R, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई ऐसा ईस्टर है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों देगा सर? ये तो मिथाइल एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन भी नहीं है, और आपने लिखवाया है ये तो किसकी रिएक्शन है? या तो मिथाइल एल्डिहाइड की या मिथाइल कीटोन की। बात आपकी बिल्कुल सही है, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्यों देगा ये आपको SNA मैकेनिज्म पढ़ने के बाद पता चलेगा। SNA मैकेनिज्म पढ़ने के बाद, जैसे इसमें फिट होने वाला ईस्टर हो सकता है काफी लोगों ने इसको पढ़ा भी हो। यहां पर लगा देता हूं H, यहां पर लगा देता हूं CH3 और यहां पर लगा देता हूं H। इसी को ही मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, ध्यान से सुनो, COC2H5 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? क्या ये ईस्टर हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? यस। गौर से देखना, इस अल्कोहल की वजह से। किसकी वजह से? इस अल्कोहल की वजह से। देखो यहां पर क्या होना चाहिए? ये अल्फा कार्बन पर H होना चाहिए, है, CH3 होना चाहिए, है। इधर अब H लगा, R लगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये ईस्टर पर ध्यान देना। ईस्टर्स में अगर अल्कोहल में ये वाला पार्ट है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों देगा ये आपको तबियत से बताया जाएगा, ऐसा नहीं मैकेनिज्म। अभी कल या आज ही क्लास में अपन ऐसे नहीं पर एंट्री ले जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। छापिए भाई। क्या ये अलग है? ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, ये एसिड और उसके डेरिवेटिव हैं। ये नहीं देने का कारण ऐसे नहीं में समझ में आएगा।
ये जो आपके हैं ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, तो मैंने क्या लिखवाया, मिथाइल एल्डिहाइड्स और मिथाइल कीटोन्स। ये मिथाइल एसिड क्लोराइड है, ये मिथाइल अमाइड है, ये मिथाइल ईस्टर है। इनमें अल्फा पर अटैक नहीं होता है, बताऊंगा अगली क्लास में जब आपको पढ़ाऊंगा SNAE, क्योंकि अल्फा पर अटैक सबसे मुश्किल कंडीशन में होता है, मजबूरी में होता है। अगर कोई दूसरा रास्ता है तो अल्फा पर अटैक नहीं करेंगे। ये क्यों नहीं दे रहे हैं, इनका रीजन आपको मिल जाएगा SNAE में, लेकिन मैंने आपको वैसे बताया कौन देते हैं, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स। और ये कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं है, ना तो एल्डिहाइड है ना कीटोन है। आगे बात समझ में, चलिए इसीलिए तो करवाए हैं, क्योंकि हम कई बार CO पर CH3 देखते हैं। क्या देखते हैं, CO पर CH3, फिर फर्क नहीं पड़ता एल्डिहाइड है या नहीं है, सुलट जाते हैं उस चक्कर में। नेक्स्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से तो दो ही रिएक्शन होती है भाई। अल्फा हाइड्रोजन की वजह से तो कितनी रिएक्शन होती है, दो, एक तो आपकी एल्डोल और एक आपकी हेलोफॉर्म। तो थोड़ा सा गैप देकर नेक्स्ट रिएक्शन आने वाली है जो इनसे बिल्कुल अलग है, एंड दैट इज कैनिजारो। तो हेडिंग लगा देंगे कैनिजारो रिएक्शन। क्या हो गया, 9 का दिक्कत है क्या, 2 आयोडीन लगा हुआ है, 1 H है, तो इसका मतलब 2 H ऑलरेडी हटा दिए गए हैं। बेस आएगा, अल्फा H हटाएगा, फिर आयोडीन लग जाएगा, तो बन गया कि नहीं बन गया, CI3। तो यही तो बता रहा हूं कि जितने अल्फा H हटाकर आयोडीन लगा दे हमें कोई दिक्कत। अगर आपसे पूछे क्या ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, हाँ कतई आखिरी में पोस्ट स्टेप पे पहुंच गए हो आप। यहां पर पहले क्या लिखा होता था अपने में, CX3, तो X कौन हो गए हैं, आयोडीन। OH माइनस करेगा अटैक और ये बाहर निकलेगा खटैक, तो आइडोफॉर्म के आखिरी स्टेप में चले गए हैं। फिर से सुन लो ध्यान से, जितने अल्फा H हटाकर हेलोजन लगा दे तो एलोफॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी उनको हटाएंगे, अल्फा H हटाएंगे, इनोलेट बनाएंगे, हेलोजन पर अटैक करवाएंगे। क्लियर, किस में 11 वाले में, अरे रुक जाओ भाई, आगे आ जाएगा कल की क्लास में। यहां अल्फा पर अटैक नहीं होता है, इसीलिए लिखवाया गया है कि मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड इस रिएक्शन को देते हैं। ये एसिड और उसके डेरिवेटिव हैं भाई। क्यों लिखवाया है, क्योंकि अगर नहीं लिखवाता तो तुम बस COCH3 देख के सुलट जाते, इसलिए लिखवाया है मैंने जानबूझकर। अगली ही क्लास में ऐसा नहीं में क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने अब है कैनिजारो रिएक्शन। इट्स अ नेम रिएक्शन, इट्स ए नेम रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन और बहुत सिंपल रिएक्शन हमारे सामने है, दैट इज कैनिजारो। कौन देती है कैनिजारो रिएक्शन, कौन देते हैं कैनिजारो रिएक्शन, कौन, गर्दन तोड़ दूंगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स विदाउट अल्फा H, कीटोन की रिएक्शन नहीं होती है ये। लिखिए, आधी ज्यादा जनता लिखवाती रहती है, कार्बोनिल कंपाउंड्स विदाउट अल्फा H, कीटोन कभी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता। एक्सेप्ट, लिखिए, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, aldehydes without alpha hydrogen gives, aldehydes without alpha hydrogen give Cannizzaro reaction, aldehydes without alpha H give Cannizzaro reaction। पहले मैं इसकी थ्योरी पॉइंट लिखवा देता हूं, फिर क्वेश्चंस करेंगे और फिर आखिरी में क्या पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बिना मैकेनिज्म के भी आप कर देते हैं बड़ी आसानी से। नेक्स्ट, aldehydes without alpha H give Cannizzaro reaction, अंडरलाइन द वर्ड aldehyde, कीटोन नहीं देते हैं। नेक्स्ट, हाइड्राइड ट्रांसफर, यह आ गया है मेन पॉइंट, हाइड्राइड ट्रांसफर इज द कैरेक्टरिस्टिक स्टेप ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। हाइड्राइड ट्रांसफर, अगर हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगी। हाइड्राइड ट्रांसफर इज द कैरेक्टरिस्टिक स्टेप ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, हाइड्राइड ट्रांसफर इज द कैरेक्टरिस्टिक स्टेप ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट, हाइड्राइड ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन RDS, पहली बार ऑर्गेनिक में H माइनस को बाहर निकलते हुए देखेंगे आप, पहली बार ऑर्गेनिक में H माइनस को निकलते हुए देखेंगे आप। हाइड्राइड ट्रांसफर इज द RDS ऑफ दिस रिएक्शन, जिस स्टेप में हाइड्राइड ट्रांसफर होगा वही स्टेप इसका कैसा रहेगा, RDS। नेक्स्ट, कैनिजारो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बट सारी कैनिजारो नहीं होती है। कैनिजारो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन
रिएक्शन। तो ये तो हो गई है भाई लोगों थ्योरेटिकल पॉइंट। कैसे हो गए हैं? थ्योरेटिकल। ये सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैकेनिज्म में, लेकिन अगर मैकेनिज्म भी नहीं पता है तो भी कैनिजारो के आंसर्स हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने एलोफॉर्म पढ़ा, पढ़ लिया, मैकेनिज्म अपनी जगह है, क्वेश्चन अपने तरीके से होंगे। जब आप ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ कि एलोफॉर्म होती कैसे है, तब मैकेनिज्म पढ़ना, अदरवाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। चलिए ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपके सामने ये एल्डिहाइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एल्डिहाइड। मैं यहां पर 2 मोल लिख जरूर रहा हूं, लेकिन आपको कभी भी 2 मोल लिखकर नहीं दिया जाएगा। अगर 1 मोल दिया है तो आधे का ऑक्सीडेशन और आधे का रिडक्शन। आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी। चलिए, इसकी रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? OH माइनस के साथ। देखिए ऐसे लिखता है कई बार 50% कंसंट्रेटेड NaOH या KOH, इस प्रकार से लिखता है। अब बच्चा लगाता अपना दिमाग कि अच्छा डाइल्यूट हो तो एल्डोल और कंसंट्रेटेड हो तो कैनिजारो। ऐसा नहीं है। एल्डोल एंड कैनिजारो आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिएक्शन। अगर कोई एल्डोल दे सकता है तो वो एल्डोल ही देगा, क्योंकि कैनिजारो एल्डोल से भी मुश्किल रिएक्शन होती है। अगर कोई एल्डोल दे रहा है तो उसको क्या करवाएंगे? एल्डोल ही करवाएंगे। कैनिजारो बहुत ही मुश्किल रिएक्शन होती है। तो यहां बेस की कंसंट्रेशन से अपने आप को कंफ्यूज ना करें। क्लियर? क्योंकि बेस किस लिए लिया गया है वो आपको बाद में बताया जाएगा, कंसंट्रेटेड। बताइए ये एल्डिहाइड है, क्या इसके पास अल्फा एच है? नो। इसे बेटा अपन बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान से सुनना, अगर आपके पास एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच है और साथ में कौन है? ऑक्सीजन वाला बेस, समझ जाओ कैनिजारो है। क्या है? कैनिजारो। करवाना कैसे है? इसी के ही 1 मोल का तो क्या करवा देंगे? ऑक्सीडेशन। बताइए जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? एसिड। मीडियम कैसा है? बेसिक। तो क्या बनेगा हमारे सामने? सॉल्ट। क्लियर? सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। दूसरे मोल का इसका क्या करवा देंगे? रिडक्शन। और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? अल्कोहल। बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं? ये देखो, इसी का यहां से यहां जाने पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। यहां से यहां जाने पर हुआ है ऑक्सीडेशन, और यहां से यहां जाने पर क्या हुआ है? रिडक्शन। हाँ या ना? यहां से यहां जाने पर हुआ है रिडक्शन। आगे बात समझ में? तो देखो, एक का ही ऑक्सीडेशन और उसी का ही रिडक्शन, दिस इज ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई कैनिजारो? ऑक्सीजन वाला बेस, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, ध्यान से सुनते रहेंगे, अभी आपके सामने कुछ एग्जांपल्स आएंगे। क्या आएंगे? एग्जांपल्स। मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड। बताइए क्या इसके पास कोई अल्फा एच है क्या? नहीं। देखिए मैं स्टार्टिंग में 2 मोल लिखूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए, लेकिन आपको कोई लिख कर देने वाला नहीं है। ऐसे लिखेगा OH माइनस और कई बार हीट भी कर देगा, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कंडेंसेशन वेंडेसेशन कुछ होने वाला है नहीं। एल्डिहाइड है, यस। क्या अल्फा एच है? नो, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। समझ गया? ऑक्सीजन वाला बेस, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच, गो फॉर कैनिजारो। तो 1 मोल तो का तो क्या करवा देंगे? ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। मीडियम कैसा है? बेसिक। तो सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और दूसरे का क्या करवा देंगे जनाब? रिडक्शन। और दूसरे का जब जनाब रिडक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से, तबीयत से मेरी बातों को सुनते रहना। मान लीजिए अगर हम बात करना चाहें, हमारे सामने ये दिया हुआ है, तबीयत से सुनते रहेंगे। यहां पर लगा हुआ है CHO। तुम्हारा मेन फोकस किस पर होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप पर। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। बताइए क्या इस एल्डिहाइड के पास अल्फा एच है क्या? नहीं है। ये देखिए, ये होता है अल्फा कार्बन, यहां पर ये sp3 भी नहीं है और इसके पास Hb नहीं है। तो इस एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच है, ऑक्सीजन वाला बेस है। क्या करेंगे? कैनिजारो। एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। बताइए किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है क्या? क्या आपने ध्यान दिया? मैंने जानबूझकर अब धीरे धीरे क्या लिखने बंद कर दिए? 2 मोल। क्योंकि बेटा ये जहर होता है, वो कभी भी आपको 2 मोल लिखकर नहीं देता है। अगर 1 मोल लिखा हुआ है तो एक का आधे का ऑक्सीडेशन और आधे का रिडक्शन। हमसे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कभी भी नहीं पूछी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर बेस में तो लिखा ही नहीं। नेक्स्ट, मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ध्यान से सुनते रहना। यहां पर क्या लगा हुआ है? CHO। बताइए क्या ख्यालात है? बताइए क्या ख्यालात है? NaOH के साथ रिएक्शन करवाई गई है हीट की प्रेजेंस पे। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच है कि नहीं है? तो तुम क्या करते हो बेटा? बेसिक ऐसे 2-4 एग्जांपल करते हो। तुम्हें रिंग पर लगा है, कहां लगा है से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच। मैं आपको पढ़ाऊंगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि ये OH माइनस बेंजीन पर रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि बेंजीन इटसेल्फ क्या है? न्यूक्लियोफाइल।
इस पूरे कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक साइड कौन है? CHO। और CHO में आगे मैकेनिज्म से पता चलेगा क्या होगी? कैनिजारो। तो एक का क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन, और एक का क्या कर देंगे? रिडक्शन। देखिए कितनी सिंपल रिएक्शन है, बस ये पहचान में आ जाए ये रिएक्शन है कौन सी? कैनिजारो। ये रिएक्शन है कौन सी? कैनिजारो। ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। पहले यहां तक छापेंगे, फिर आगे बात करेंगे। मैकेनिज्म आएगा आपके सामने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कि अगर हमारे सामने कीटोन होता विदाउट अल्फा एच तो हम बोल देते कैनिजारो देगा? क्या हम बोल देते? नहीं। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेंजोफिनोन कैनिजारो देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि कीटोन्स कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते हैं। सेकंड पॉइंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, हाइड्राइड ट्रांसफर इज द कैरेक्टरिस्टिक स्टेप ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। अगर हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं हुआ तो उसे कैनिजारो नहीं बोला जाएगा, इट्स नेम रिएक्शन। कहां बैठा राक्षस तू? एलिमिनेशन पर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। जिस बच्चे ने इन क्वेश्चंस को कर लिया ना, उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब की बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा या E2 होगा। और अब क्लियर हो कहां पर है, तो फिर तू अभी जानने की जरूरत भी नहीं है, टाइम लगेगा तुझे। धीरे धीरे सारे बनेंगे, अभी तो अपने पास बहुत टाइम है। टाइम है। अगर गलती से पेपर जून में आ जाता तो भी सिलेबस तो बेटा तभी खत्म होना था, मैं बता दूं, क्योंकि फेज कब शुरू हुआ था? 3 दिसंबर। आप बताइए मास्टर कितना दौड़ेगा? 2 साल का सिलेबस 6 महीने में करवाना है, और ऊपर से इन राक्षसों के बीच में अगर एक बात ऐसी हुई पिछले वाले सर ने बताई हो और मैंने ना बताई तो खट से कौन ही मारता है। देख ये लिखवा रखी पिछले वाले ने, ये काट दिया इसने। मैं बोल रहा हूं भाई, आगे आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में ऐसे उड़ाएगा ये, तुरंत ज्ञान देता है बाजू वाले को। सुलटा दिया है क्या? रेस करेंगे अपन, नीट में रेस ही करेंगे अपन। मैकेनिज्म पर आते हैं भाई लोगों। कौन लड़ गए? अरे नहीं ऐसे मत करो, मत बोलो। ठीक है, देखो जिंदगी में अपनी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये टाइम ऐसा चल रहा है, अगर कोई गड़बड़ी हो भी जाए, सामने वाले को सॉरी बोलो और निकलो, क्योंकि दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना दिमाग खराब करना नहीं है। क्योंकि अगर दिमाग खराब हुआ ना तो फिर पूरे दिन दिमाग खराब रहेगा। शाम को आप पूरे दिन यही प्लानिंग करते रहोगे कि कल उसके पास बैठूंगा, उसको पीटूंगा, ब्रेक में पीटूंगा, 2 चारों को ले जा, वो सब ताना बुना चलता रहेगा। इससे बढ़िया किस पर फोकस करें? स्टडी पर। मैकेनिज्म आते हैं वापस, ध्यान से सुनेंगे। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म पर, किस प्रकार से रिएक्शन हुई है। प्रोडक्ट बनाने हमें कैनिजारो को पहले से ही आ चुके हैं कि एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाने वाला हूं कहां से? बेंजल्डिहाइड से, क्योंकि यहां से जो बातें मुझे बतानी है मैं बड़ी आसानी से बताऊंगा आपको। देखिए रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? OH माइनस के साथ, और इस OH माइनस के बेचारे के सारे रास्ते बंद कर दिए। ध्यान से सुनना, क्यों मैं बोल रहा हूं कि कैनिजारो एल्डोल से भी मुश्किल पड़ता है। इसने बड़ी मुश्किल से एक रास्ता निकाला था। CO पर अटैक करेगा तो वापस आएगा, आएगा ही कि आएगा? ये आएगा। और फिर ये कहां अटैक करता था? अल्फा पर। अब इसके पास अल्फा एच भी नहीं छोड़े। क्या नहीं छोड़े? अल्फा एच। वरना तो इसको पता है CO पर अटैक करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब क्या करेगा? ये जाकर अटैक करेगा CO के ऊपर, क्योंकि अल्फा तो इसके पास है नहीं। ध्यान से सुनना, ये करेगा इसके ऊपर अटैक, बॉन्ड टूटेगा, अटैक। अगर ऐसा हुआ तो ध्यान से सुनते रहना, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा भाई लोगों? नेगेटिव। यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा H, और यहां पर कौन आ जाएगा? OH। बताइए O माइनस अपना वापिस CO बॉन्ड बनाएगा? बनाएगा। अगर इसने वापिस CO बॉन्ड बनाया, रिएक्शन कहां पर आ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई द साइन इज रिवर्सिबल।
द साइन इज रिवर्सिबल। फिर से वो CO पर अटैक करेगा, बैकवर्ड आता रहेगा। अब देखो पहले समझिए कि मैकेनिज्म आते कहां से, पहले एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आते हैं, फिर क्या आते हैं, मैकेनिज्म। तो रिएक्शन तो हुई है, ये तो कंफर्म है, लेकिन अब बार बार रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन होते, ध्यान से सुन क्यों मैं बोल रहा हूं कि एल्डोल एंड कैनिजारो आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर यहां पर अल्फा एच आज होते तो इनोलेट ही बनाते, हम क्या बनाते, इनोलेट। लेकिन अल्फा एच तो है ही नहीं, हमारे सारे रास्ते क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। अब OH माइनस बोलेगा कि मुझे कितनी भी बार बाहर निकालो, तुम्हारी रिएक्शन होने वाली है नहीं। ये रिएक्शन आगे तब जाएगी या तो तू निकले, या तू निकले, या तो R निकलेगा या H निकलेगा। OH के निकलने से कोई फायदा नहीं है। तो अब इन दोनों में से आज एक किसी को निकलना पड़ेगा, और इसका निकलना इतना आसान है नहीं। अब हमें बात करनी पड़ेगी कि अब वो समय आ चुका है, या तो H को निकालें या फिर R को निकालें। ये है H माइनस और ये है R माइनस, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, H माइनस और R माइनस में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, कैसे बता दे तुमने, बाहर नहीं गया है, ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, यही तो बताने वाला हूं। अगर इन दोनों में से आपसे पूछा जाए कि एक आपके सामने क्या है R और एक आपके सामने कौन है H, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। इसकी क्या होती है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, राक्षस दिमाग तो लगा लेते हैं, इसकी क्या होती है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा। इसका मतलब ये यहां से हटने वाला है। अब साइड से देख सकते हैं H माइनस इज वेरी लार्ज इन साइज, लेकिन कभी भी इस धरती पर अगर फ्री H माइनस आ गया तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम, मैंने बोला था NaH को कभी न्यूक्लियोफाइल बनाकर इस्तेमाल में नहीं लिया जाता। अब वो बोलेगा कि आज तो तुम मेरे सरियाम बेइज्जती करवाना चाहते हो, कैसे, अभी तक मैं कहीं नहीं निकला और तुम मुझे आज निकाल दोगे, फिर तो क्यों बोल रहा था कि O माइनस H और R को नहीं हटा सकता। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि तेरे को नहीं हटाएंगे तो रिएक्शन हो नहीं सकती। अब आप ध्यान से सुनना, हम बोलेंगे कि देख तू दिल पे मत ले, हम हटा नहीं रहे हैं तुझे, तेरा ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर। इन फैक्ट रियलिटी यही है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कमाल की बात मैं आपको बताने वाला हूं। रियलिटी हमारे सामने यही है। ये बोलता है कि एक सेकंड के लिए भी फ्री नहीं होऊंगा मैं। अगर एक सेकंड के लिए भी फ्री होता तो ये H माइनस H2 में कन्वर्ट हो चुका होता, क्योंकि आपने 50% कंसंट्रेटेड NaOH लिया है, बाकी 50% क्या है, वाटर। तो ये H माइनस एक सेकंड के लिए भी फ्री नहीं होता है। ये बोलेगा कि चलो मैं निकलूंगा लेकिन मैं फ्री नहीं रहूंगा। ये अपना बॉन्ड वापस बनाएगा, यस ये बनाएगा बॉन्ड, और ये हाथों हाथ यहां से अटैक करेगा। मैंने बोला था ना, ये एग्जैक्टली ऐसे रिएक्शन करता है जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड करते हैं। ये H माइनस फ्री कभी एग्जिस्ट करने ही नहीं देता है। बताओ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। उसी के एक मॉलिक्यूल से हटा के दूसरे पर लगाना, डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। ध्यान से देखिए, बता सकते हैं इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस पर ध्यान दीजिए। यहां पर हमारे सामने बन जाएगा RCOH बनेगा, ये देखो। उसमें अगर अपन बात करें तो क्या बनेगा, यहां पर हमारे सामने रहेगा O माइनस, यहां पर कौन रहेगा, ये वाला, और यहां पर कौन रहेगा, H। क्लियर, ये हमारे सामने बनकर आ चुका है। बताओ एनायन का पहला काम, तो बोलेगा कम से कम इतना काम कर दिया, अब एसिडिक एसिड तो दे ही दे। अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, RCO माइनस, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH। समझ में आया कि नहीं आया, ये देखो, इसके एक मोल का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या कर दिया, रिडक्शन। यही तो क्या है, कैनिजारो। और यही क्या हो रहा है बेटा, हाइड्राइड ट्रांसफर। क्या हो रहा है, हाइड्राइड हमारे सामने ट्रांसफर है। अगर इस पर ये हाइड्रोजन नहीं होता तो कैनिजारो रिएक्शन नहीं होती। ये हाइड्राइड ट्रांसफर इज द कैरेक्टरिस्टिक स्टेप ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में दोनों साइड, यहां भी R होता, यहां भी R होता, तो फिर H नहीं R ट्रांसफर होता, तो वो कैनिजारो नहीं होता। अगर हाइड्राइड का ट्रांसफर नहीं हुआ है तो वो कैनिजारो नहीं होगा। और ये रिएक्शन का क्या है, RDS, रेडिटरमाइनिंग स्टेप। तो मैकेनिज्म से आपको ज्यादा कुछ लेने देना नहीं है। आपको मैकेनिज्म भी समझ में आ गया है, क्वेश्चन करना तो हम पहले ही सीख चुके हैं। छापिए, आगे बढ़ूंगा।
अबे जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। सुलटा दिया है क्या? अब कैनिजारो के मैकेनिज्म के पीछे पढ़ने की जरूरत। क्वेश्चंस बन रहे हैं, कभी आपने को डाउट आ जाए, एक स्टेज आएगी एकदम ब्लैंक होने की, ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं कैनिजारो में एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन क्यों कर रहा हूं, तब आपको मैकेनिज्म काम आएगी। और ये स्टेज हर किसी की लाइफ में आती है। ऑर्गेनिक सब्जेक्ट ही ऐसा है, एक बार आप ब्लैंक जरूर होंगे, इसीलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या यहां पर h माइनस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी फ्री रहा क्या? नहीं, इसीलिए बेटा हाइड्राइड ट्रांसफर बोला है, हाइड्राइड रिमूवल नहीं बोला है। ट्रांसफर हुआ है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर, और यहीं से तुम्हें समझ में आएगा क्रॉस कैनिजारो। क्या समझ में आएगा? क्रॉस कैनिजारो। तूने राक्षस बेंजीन के बॉन्ड खा लिए हैं। सुलटा दिया है क्या? तो H माइनस और R माइनस में से अगर हमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करने भी पड़ जाए तो कौन बेटर लिविंग ग्रुप होता है? H माइनस। इसीलिए आज ये हट गया। अगर इसके बजाय दोनों साइड बेंजीन बेंजीन होती, अब सोचिए अगर आपके सामने ये क्वेश्चन होता, मैं बोलता हूं कातिलाना है एनसीईआरटी का लेवल, क्या है भाई साहब? रहम नहीं किया उसने, अगर कहीं पर थ्योरी में रहम कर लिया तो एक्सरसाइज में उधेड़ लिया, एक्सरसाइज में रहम कर गया तो केमिस्ट्री में जो आपका एग्जाम्पलर है ना उसमें तो छील ही देता है, बहुत खतरनाक लेवल पर है। अब बताइए क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा? नो, पहली बात इट्स नॉट ए कीटोन, लेकिन इसके पास भी अल्फा एच नहीं है। जब ये रिएक्शन करेगा तो H ट्रांसफर नहीं होगा, R ट्रांसफर होगा, और R का ट्रांसफर कैनिजारो हाइड्राइड ट्रांसफर इज द कैरेक्टरिस्टिक स्टेप ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। सुलटा दिया है क्या? नेक्स्ट हमारे सामने आएगा क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस मतलब व्हेन रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। अब आप खुद बताएंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हमारे सामने है। देखिए मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, रटना नहीं है, आपको रिजल्ट अपने आप पता चल जाएगा। ध्यान से सुनेंगे भाई, तबीयत से सुनेंगे मेरी बात को। इसे क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। आज जो बातें नहीं सुनेगा उसको एग्जामिनेशन सेंटर में कंफ्यूजन जरूर आएगा, और उस टाइम पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा, फिर उसको मदद के लिए वापिस से 60-70 हजार रुपए देने पड़ेंगे। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, आपको पता है। गलती से अगर कोई क्वेश्चन सुलट गया तो एक साल का नुकसान तुम्हें पता नहीं है। अगर आप एक साल पहले एमबीबीएस कर लेते हैं, एमएस कर लेते हैं, एमडी कर लेते हैं, कहीं नौकरी लग जाती है तो कम से कम मरे से मरे 20-25 लाख का पैकेज होता है। तो 20-25 लाख का नुकसान वो हुआ एक साल में। 5-6 लाख आप यहाँ भी बर्बाद कर देते हैं 2-3 साल की कोचिंग में, वो सीधा 30-35 लाख का नुकसान आता है बच्चे को, लेकिन अभी तुम्हें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसे तुम्हारे नहीं है, किसके लग रहे हैं? पेरेंट्स के। चलिए ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं, ये OH माइनस किस सीओ पर अटैक करे? प्लीज बताइए मुझे। दो सीओ हमारे सामने है। बहुत सारे लोग अब रिएक्टिविटी समझ नहीं पा रहे थे। बोला सर आपने वो बोला कल कि मोर रिएक्टिव पर तो अटैक, लेस रिएक्टिव से इनोलेट, तो कैसे देखना? अबे डे 1 पर ही कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी बताई थी। अब आप बताइए दोनों में से किस पर अटैक होना चाहिए? अब सोच, ये आकर करेगा अटैक, O माइनस वापिस, और H जाकर वहां अटैक कर देगा। तो मोर रिएक्टिव का ऑक्सीडेशन और लेस रिएक्टिव का, ये सारी ट्रिक यहीं से आती है। तो ये हमारे सामने है फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारे सामने क्या है? बेंजल्डिहाइड। हम ट्रिक पर ध्यान देते हैं, लेकिन ट्रिक भी तो किसी ने बनाई होगी। अगर दो अलग अलग है तो मोर रिएक्टिव का तो क्या कर देना है? ऑक्सीडेशन। सर रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं? जानने के लिए रिएक्टिविटी कंसिडरेशन पढ़े वापस। मोर रिएक्टिव अगर हमारे सामने है तो मोर रिएक्टिव का क्या करना है? ऑक्सीडेशन। लेस रिएक्टिव का हमें क्या करना है? रिडक्शन। लेस रिएक्टिव का हमें क्या करना है? रिडक्शन। दैट्स ऑल। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल बन पाएगी? क्योंकि ऑक्सीडेशन तो हुआ है फॉर्मल्डिहाइड का, रिडक्शन किसी और का ही हो गया है कि नहीं है?
तो क्रॉस कैनिजारो आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होती। मैंने बोला था ना सारी कैनिजारो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होती है। चलिए क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, आप जाने आपका काम जाने। देखिए आखिरी का जो चैप्टर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उससे सारी बातें वापस कनेक्ट होंगी। क्यों? क्योंकि कई बार तो फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन करेगा, कई बार बेंजीन रिएक्शन करेगी। तो जैसे ही अभी बेंजीन का कोई रोल ही नहीं आ रहा रिएक्शन के अंदर, तो कब बेंजीन पर होगी, कब कहां होगी, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बातें होती हैं। ध्यान रखना बस एक कि बेंजीन इटसेल्फ क्या है, न्यूक्लियोफाइल। लीजिए भाई लोग, जल्दी जल्दी से उल्टा दीजिए। जल्दी जल्दी से उल्टाएंगे। उल्टा दिया है क्या? बताओ इन दोनों में से ये मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव, क्योंकि ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस एच। अब बच्चे बोलते हैं सर आपने तो बोला था सीओ पर नहीं देखना, भाई बेंजीन पर तो देखना है ना। ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन सीओ को इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब बेंजीन पर आएंगे तो सीओ रिएक्टिविटी को क्या कर देंगे, कम। तो ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव का क्या कर देना है भाई लोगों, ऑक्सीडेशन। तो यहां से तो क्या बन जाएगा हमारे सामने, सोल्ट यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन, और इधर से क्या बन जाएगा, एल्कोहल। बस आप अगर पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात है, जवाब नहीं दिया आपने। NO2 का कैसा इफेक्ट है, -R, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। सुन ध्यान से सुन, कई बार वो पूछता है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो कोई नया नहीं है, कैनिजारो में भी क्या हुआ है पहले, NAR। देखो एक बार वापस से, पहले वो H- अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसमें भी NAR स्टेप हुआ है। तो कैनिजारो भी सिंपल आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरह ही चल रहा है, बस इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्राइड ट्रांसफर। तो इस बात पर ध्यान दीजिए। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आपसे पूछे इन दोनों में से कैनिजारो रिएक्शन को लेकर कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये सिंपल सी बात है, ये न्यूक्लियोफाइल है, वो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर हमारे सामने इसका तो क्या कर देंगे हम, ऑक्सीडेशन। अगर इसका हमने कर दिया है ऑक्सीडेशन, और बताइए फिर इसका क्या कर देंगे हम, रिडक्शन। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या, होनी भी नहीं चाहिए। तो ये हमारे सामने हो गई है क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो जो है वो आपका किसका एग्जाम्पल नहीं है, डिस्प्रपोर्शनेशन। नेक्स्ट आता है इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होगा, विद इन द मोलिक्यूल। इस मोलिक्यूल का नाम जानते हो क्या, बताओ फिर। ग्लाइकोल, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। देखिए ये हमारे पास एल्डिहाइड है, लेकिन यहां पर भी अल्फा एच नहीं है। सारी कहानी किस में होगी, विद इन द मोलिक्यूल। सारी कहानी कहां होगी, विद इन द मोलिक्यूल। आप जाने आपका काम जाने, पूरी मैकेनिज्म भी आपके दिमाग में छपती हुई चलनी चाहिए। एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि रिएक्शन हो कैसे रही है।
सुलटाइए। अब OH माइनस कहीं से भी आ सकता है, NaOH से आ सकता है, KOH से आ सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑक्सीजन वाले बेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी आप इनको सुलटाएं। इस बार दोनों CHO एक ही में है। सोच जरा एक बार, ये करेगा अटैक O माइनस, वापिस H हटकर यहां लग जाएगा, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं है। तो एक का कर दो ऑक्सीडेशन और एक का क्या कर दो रिडक्शन। तो इसका तो मैंने क्या कर दिया है रिडक्शन, और इसका क्या कर दिया है ऑक्सीडेशन। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत है क्या? दैट्स ऑल। एक का बना दिया एसिड, दूसरे का बना दिया अल्कोहल। अब ये थोड़ा सा गेम खेल रहा है हमारे साथ। दो हैं, दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन? ये तो दोनों सेम थे, ये माइनस आर है। एक बार दिमाग पर जोर डाल, कौन से CHO पर OH माइनस पहले अटैक करेगा? इस पर। तो यहां से ही तो H माइनस हटकर यहां लगेगा, जहां पहले OH ने अटैक किया उसका ऑक्सीडेशन होगा। रटने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी रिएक्टिविटी से बातें होती हैं। यहां पर क्या लगा दिए? अलग अलग क्यों बनाए? राक्षस इंट्रामोलिकुलर है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर देन इंटर। इंट्रा विद इन द मोलिक्यूल होने वाली रिएक्शन क्या होती हैं? फास्ट। चलो अच्छी बात है, कम से कम यही बनाया, नहीं पेपर में बना देता राक्षस तुम। हालांकि पेपर में आपको ऐसा कोई ऑप्शन देता नहीं, ये हमारे सामने बन जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? नहीं। नेक्स्ट इसे बोलते बेटा CO से नेक्स्ट अल्फा। मेन फंक्शनल ग्रुप बताइए, एल्डिहाइड है या कीटोन है? मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जिस कार्बन पर जुड़ा उसे क्या बोलेंगे? अल्फा। बेटा इसे हम बोलते हैं अल्फा कीटो। क्या बोलते हैं? अल्फा कीटो एल्डिहाइड। अल्फा कीटो एल्डिहाइड्स जो आपके होते हैं ना, वो भी कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, वो भी कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। अब इन दोनों CO में से आप बताइए कौन से CO पर OH माइनस अटैक करे? प्लीज आप बताइए। इस पर तो प्लस आर लग रहा है, रिएक्टिविटी कम है और उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। यहां पर OH माइनस अटैक करेगा, यस, फिर यहां से H माइनस हटकर यहां अटैक कर देगा। इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर, दैट्स ऑल। तो मोर रिएक्टिव विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड लेस रिएक्टिव विल गेट रिड्यूस्ड। एक सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपको लगा हुआ मिलेगा OH और यहां पर लगा हुआ मिलेगा COO माइनस। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। CCl3, बताइए क्या ये वाला, इसे क्लोरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लोरल। क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा? क्या ये क्लोरल कैनिजारो रिएक्शन देगा? देगा कि नहीं देगा? कैसे देगा? क्योंकि अल्फा H इसके पास नहीं है। अब मैं मूर्ख इंसान, H हटेगा या CCl3 पहले हटेगा? कैनिजारो का आखिरी स्टेप, सॉरी हेलोफॉर्म का आखिरी स्टेप। कैसी बात कर रहे हो? हेलोफॉर्म अभी पढ़कर आए हो। ये यहां पर हमारे सामने है CCl3 और यहां पर कौन है? H। रिएक्शन करवाएगा, OH माइनस अटैक करेगा, यस, ये करेगा अटैक, क्या बनकर आ जाएगा हमारे सामने? O माइनस। यहां पर कौन है? OH। यहां पर कौन है? H। ये जब वापस बॉन्ड बनाएगा तो H हटेगा कि CCl3 हटेगा? CCl3 इज ए लिविंग ग्रुप। हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई है। तो कौन सी रिएक्शन हो गई? हेलोफॉर्म। तो सुलट मत जाना कभी, सुलट जाओ। हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है वो, कैनिजारो रिएक्शन नहीं है। Because it contains CX3 as a living group. It contains CX3 as a living group. झांसे में मत आ जाना, इसीलिए कई बार मैकेनिज्म काम में आते हैं अपने। तो ये वाले जो आपके हैं, ये कौन सी रिएक्शन देते हैं? हेलोफॉर्म। अब बच्चा बोलता है अच्छा मतलब सर हेलोफॉर्म देगा तो कैनिजारो नहीं देगा। अबे ऐसी मत बनाया करो दिमाग में धारणाएं। सिंपल सी बात है, ये लिविंग ग्रुप है। अगर कोई लिविंग ग्रुप है उससे पहले H कैसे निकल सकता है? H तो सबसे आखिरी में हटेगा, जब सारे रास्ते क्या हो जाए हमारे? बंद हो जाएं। क्लियर? इसको कोई स्टार लगाकर लिखने की जरूरत नहीं है। हेलोफॉर्म रिएक्शन का आखिरी स्टेप देखो ढंग से। CX3 जब लगा हुआ था, OH माइनस ने अटैक किया, समझाया भी था कि OH माइनस ज्यादा स्टेबल है कि CX3 माइनस? CX3 माइनस, दैट्स व्हाई वो निकल कर निकला वहां से।
तो ये हमारे सामने थी विच रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो यहां पर अपना एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर भी क्या करता है, दम तोड़ता है। क्या हुआ इसमें बेटा, मैकेनिज्म खेल रहा है। दो एल्डिहाइड है, बता दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, दोनों एग्जैक्टली क्या है, सेम। दोनों की रिएक्टिविटी सेम है, किसी का ऑक्सीडेशन किसी का रिडक्शन। इसमें इसकी रिएक्टिविटी कम है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। मोर रिएक्टिव ऑक्सीडाइज, लेस रिएक्टिव रिड्यूस्ड। पूरा मैकेनिज्म थोड़ी करना बार बार हमें। चलिए, तो एक पेज छोड़कर आप हेडिंग लगा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स आगे हैं भाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। नीट 2021 दो क्वेश्चंस लगातार आए हैं। ये जो आगे पार्ट जो चल रहा है ना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिएक्शंस मैं पढ़ाऊंगा ये कहीं कवर नहीं होती हैं, ना NAR में ना SNR में, कहीं भी नेम रिएक्शन में भी कवर नहीं होती हैं। ले देकर एक दो रिएक्शन कवर कर लेते हो, कौन सी, HVZ रिएक्शन, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी रिएक्शंस यहां पर दी हुई है। तो हेडिंग लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और आएगा पहला मैकेनिज्म। ध्यान से सुन लेना, पूरा एसिड और उसके डेरिवेटिव एक ही टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, केवल एक ही टाइप की। जैसे एल्डिहाइड की मेन रिएक्शन कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्डोल भी एक उसी का एग्जांपल है। हेलोफॉर्म में भी इनोलेट आयन फॉर्मेशन के थ्रू वैसा ही कुछ चल रहा है। क्लियर। कैनिज़ारो में बस ये हो गया कि एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा H नहीं है तो हमें H निकालना पड़ गया। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे सामने है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। ये मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुका हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, एंड इट्स डेरिवेटिव। अपने मॉड्यूल में मात्र इसका एक क्वेश्चन है भाई, एसिड डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी ओनली, केवल रिएक्टिविटी का क्वेश्चन है, तो उसको जब बना के खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। लिखिए, द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, the characteristic reaction of acid and its derivatives, the characteristic reaction of acid and its derivatives are nucleophilic substitution reactions, are nucleophilic substitution reactions। ये nucleophilic substitution reaction की characteristic reaction है। characteristic reaction of acid and its derivatives are nucleophilic substitution रिएक्शंस। देखिए, मैंने आपको जब स्टार्ट किया था अपन ने रिएक्शन मैकेनिज्म, तो मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताया था कि हम एक न्यूक्लियोफाइल से दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेंगे, रिप्लेस। क्या करेंगे, रिप्लेस। और ये कैसे कैसे किया जा सकता है, अगर कोई लिविंग ग्रुप sp3 कार्बन पर है, अगर कोई लिविंग ग्रुप sp3 कार्बन पर है तो उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है वाया SN1 और वाया SN2। आगे बात समझ में। फिर हमारा क्लोरीन बेंजीन के ऊपर लग कर आया, अगर अकेला क्लोरीन था तो वो नहीं हटता था, उसको बेंजाइन मैकेनिज्म से हटाना था, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर उसकी ऑर्थ और पैरा पर जब NO2 लगा तो वो हटने लगा SNAR से, और हमने देखा था कि SNAR रिएक्शन का रेट लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा था। जितने ज्यादा NO2 थे, रिएक्टिविटी उतनी क्या थी, ज्यादा। क्लियर। फिर अब हमारे सामने दोबारा से जो लिविंग ग्रुप होंगे ना, वो कहां पर होंगे, sp2 कार्बन पर। जाहिर सी बात है, अगर sp2 कार्बन पर लिविंग ग्रुप हैं तो फिर वो SN1 और SN2 से तो नहीं हटने का, ये हटेगा किससे, SNAE से। तो ये हमारे सामने आने वाला है SNAE मैकेनिज्म। कई बार इसको SN2AE भी बोल दिया जाता है, लेकिन हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है। SNAE मैकेनिज्म, क्योंकि NCERT ने SNAE का नाम तक भी कहीं नहीं लिया है। SNAE मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं बेटा असाइल सब्स्टिट्यूशन। कई बार हम इसको असाइल सब्स्टिट्यूशन का नाम भी देते हैं। असाइल ग्रुप पर आप सब्स्टिट्यूशन होता हुआ देखेंगे। क्या होता है असाइल ग्रुप, ये हमारे सामने असाइल ग्रुप होते हैं। ये वाला हो गया, या फिर ये वाला हमारे सामने जो हो गया, इसे हम असाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असाइल ग्रुप। यहां पर आप इस कार्बोनिल कार्बन पर एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस होते हुए देखेंगे, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस होते हुए देखेंगे। फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। जब भी कोई लिविंग ग्रुप आपका sp2 कार्बन पर होता है, कभी डायरेक्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। वाया एडिशन एलिमिनेशन ही मोस्ट ऑफ द केसेस में चलता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को।
कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव की बात, एक खास बात होती है कि वहां पर कार्बोनिल कार्बन पर क्या होता है, लिविंग ग्रुप। ध्यान से सुनना, लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है? लिविंग ग्रुप का मतलब यह है, यहां पर OH आ गया, यहां पर NH2 आ गया, यहां पर OR आ गया। एक मिनट सर रुकिए, आपने बोला था कि OH माइनस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता वाया SN1 और SN2, कभी भी OH माइनस SN2 से बाहर नहीं निकलता है। क्लियर? यहां पर मामला अलग चलेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, क्या बनेगा, O माइनस, और O माइनस तो अपना CO बॉन्ड बनाने के लिए किसी को भी हटा सकता है। कौन नहीं हटते उससे, H माइनस, और अब तो उसने H माइनस को भी हटा दिया। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लेवल पर H माइनस एक ही बार हटा है, और उसका नाम क्या था, कैनिजारो। और एक बार R माइनस हटेगा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में। कहां पर हटेगा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में। सारी बातें करूंगा, पूरी ऑर्गेनिक में एक बार H माइनस हटता है, एक बार R माइनस। चलिए अब ये रिएक्शन कैसे करते हैं, देखिए एसिड और उसके डेरिवेटिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की, दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। इनकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाई जाएगी। किसके साथ करवाई जाएगी, न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल आपका नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन अपन इसकी रिप्रेजेंटेशन में Nu माइनस रखेंगे। क्या रखेंगे, Nu माइनस। अब आप बताइए, अगर ये एनायन है तो एनायन का पहला काम, कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड है क्या हमारे पास, तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक। और जैसे ही इसने किया अटैक, बॉन्ड टूटा, खटैक, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज, नेगेटिव। यहां पर कौन है, लिविंग ग्रुप, यहां पर कौन है, न्यूक्लियोफाइल। क्या ये हमारे सामने टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनकर आ गया है, ये हमारे सामने बन गया है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, जो कि हमारा पहले भी बना था, कब, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में। कब बना था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो O माइनस अपना बॉन्ड वापस बनाएगा, इतिहास गवाह है, जब जब O माइनस बनाया उसने अपना बॉन्ड वापस बनाया है। कैनिजारो में भी उसने H को नहीं छोड़ा। क्लियर? अब या तो कौन हटेगा, ये हटेगा या ये हटेगा। R के हटने की चांसेस तो सबसे कम है। अब इन दोनों में से कौन हटेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा। भाई जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वही तो पहले हटेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा जब तक न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप आप बताओगे नहीं। एक बार सोचो, यहां पर Cl हो और यहां पर क्या हो, OH, तो Cl माइनस ज्यादा स्टेबल कि OH माइनस, तो Cl हट जाता। क्लियर? तो अभी हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, मतलब ये करेगा वापस यहां पर अटैक, और यहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा, खटैक। लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो बातें बोली हैं कहीं पर भी फेल नहीं होंगी। साथ में यहां पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, और बाहर कौन निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज के साथ। अगर मैं आपको बोलूं इस रिएक्शन को ओवरऑल देखे, बीच में क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं पता। ये हमारा एसाइल ग्रुप है, यस, इस एसाइल ग्रुप पर एक न्यूक्लियोफाइल को, देखिए Lv माइनस है कि नहीं, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने क्या कर दिया है, रिप्लेस। हेंस इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बीच में क्या हुआ है हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि रिएक्शन में ये कौन सा स्टेप है, एडिशन। ये कौन सा स्टेप है हमारे सामने, एडिशन। और ये कौन सा स्टेप है, एलिमिनेशन। कोई बाहर निकल रहा है, मतलब इसे क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है वाया एडिशन एलिमिनेशन। अगर सर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो प्लीज RDS भी बताइए। यही इस रिएक्शन का क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो सर फिर रेट वाला एक्सप्रेशन पर भी तो बात कीजिए ना। रेट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RCOLV, यानी कि जो भी आपका एसिड डेरिवेटिव होगा, साथ में कौन रहेगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब आप बताइए, अगर न्यूक्लियोफाइल में सेम कर दूं और ऐसा नहीं रिएक्शन का रेट पूछने लगूं, तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, इस पर। अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहो, छापने की जल्दबाजी ना करे भाई। ये इस पर रेट डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। यही क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछा जाता है कि बताइए किसका हाइड्रोलाइसिस जल्दी होगा, कौन गिरगिनार्ड्स को लेकर ज्यादा रिएक्टिव है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल कर देगा फिक्स, क्या कर देगा, फिक्स, और इसको बदलेगा एसिड और उसके डेरिवेटिव को। कैन यू टेल मी एसिड और उसका डेरिवेटिव रिएक्शन में किसका रोल प्ले कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। और बेटा CO की रिएक्टिविटी आज भी वही है। CO की रिएक्टिविटी समझा नहीं मैं, एल्डिहाइड कीटोन में जो CO की रिएक्टिविटी के फंडे थे आज भी वही है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा।
यानी कि सर कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहिए। और आज मैं आपको हेलोजेंस का दोगलापन फिर से दिखाऊंगा। मान लीजिए क्लोरीन है, यहां पर हमारे सामने कौन है, एसिड एनहाइड्राइड। भाई लोगों ध्यान से सुनते रहना। ये हमारे सामने कौन है, ईस्टर। ये हमारे सामने कौन है, अमाइड। तबीयत से सुनना, क्योंकि यही क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछा जाता है। और ये हमारे सामने कौन है, कार्बोक्सिलेट आयन। हमसे पूछेगा बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफाइल को लेकर। देखिए सभी में पोलर पाई बॉन्ड है, सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं, यस। पहले ये देखो आर सब में सेम है क्या, आर सब में सेम है क्या, यस। तो आर से तो कोई लेना देना नहीं है। यहां पर हमारे सामने पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, जी हाँ। यहां पर भी हमारे सामने पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, जी हाँ। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हमारे सामने है। ध्यान से सुनना, यहां पर सुनो, सबसे पहले O माइनस क्या करेगा, रेजोनेंस। कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आर। प्लस आर से इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, यस, बैंड बजा देगा इसकी रिएक्टिविटी की। इसीलिए मैंने बोला था, अगर तुमने जिंदगी में कभी मेरी बातों को ध्यान से सुना हो, कि ये बहुत ही अनरिएक्टिव होता है। एक बार कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। हाईली अनरिएक्टिव होता है, हाईली अनरिएक्टिव, रिएक्टिविटी में सबसे पीछे आएगा। अब देखो इससे ज्यादा रिएक्टिव तो यही निकलेगा। क्या यहां पर भी प्लस आर लगा रहा है, यस। लेकिन यहां प्लस आर किससे लग रहा है, लोन पेयर से। यहां किससे लग रहा है, नेगेटिव चार्ज से। अब बच्चा बोलेगा सर ईएन, अबे एनायन हमेशा बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, किससे, न्यूट्रल से। तो कार्बोक्सिलेट आयन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है हमारे पास, अमाइड, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इसमें क्या है, ज्यादा। अब अमाइड और ईस्टर में कंपैरिजन करें, अमाइड और ईस्टर में, क्या ये भी अपना प्लस आर लगाकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, यस। मैंने बोला था कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रिएक्टिविटी को कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। बोला था कि नहीं बोला था। अब बताइए क्या ये भी अपना प्लस आर लगाएगा, यस। इसने भी अपना प्लस आर लगाया, ये भी अपना प्लस आर लगाएगा। बताइए दोनों में से प्लस आर किसका, दोनों लोन पेयर से कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। नाइट्रोजन की एन कम और ऑक्सीजन की एन ज्यादा, तो इसका प्लस आर ज्यादा, प्लस आर ज्यादा तो रिएक्टिविटी कम, क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देगा। अब आ जाओ इधर दोनों पर, इन दोनों पर कंपेयर करते हैं। क्या यहां पर ऑक्सीजन अपना प्लस आर लगाएगा, यस। अब इन दोनों में तो सर एटम भी क्या हो गया, सेम, ईएन भी क्या हो गई, सेम। लेकिन अभी भी तू जानता नहीं है ये लोन पेयर किसमें है, क्रॉस कॉन्जुकेशन। इसका 100% प्लस आर इस पर नहीं लगेगा और इसका 100% प्लस आर लगेगा। यानी कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा, और यहां पर क्या रहेगी, कम। प्लीज ऐसी बातें मत करना, गर्दन ही तोड़ दूंगा कि सर इसके पास तो दो लोन पेयर है ना, एक इधर चला जाए और एक इधर चला जाए, फिर तो जीओसी में मैंने कुछ पढ़ाया ही, एट ए टाइम एक ही लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। तो यहां पर प्लस आर कम लगेगा इसका इस साइड, यस, क्योंकि वो लोन पेयर आ गया क्रॉस में, किसमें आ गया है, क्रॉस में। अब इनमें बात करना चाहते हैं, मतलब इससे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी। अब आ जाते हैं भाई लोगों हैलोजन पर, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। हैलोजन में फ्लोरीन आपको कभी भी नहीं देगा, कोई एग्जाम्पल, कोई कहीं फ्लोरीन का जिक्र नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत अलग चीज है। फ्लोरीन क्या है, बहुत ही अलग चीज है। हैलोजेंस में दोगलापन है, हैलोजेंस में क्या है, दोगलापन। हर जगह हैलोजेंस रायता फैलाते हैं। ध्यान से सुनना, और जो बात बोलूंगा वो थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या रहेगा, वैलिड। अगर हैलोजन कहीं पर लगा हुआ है और आपको उसकी रिएक्टिविटी की बात करनी है, किसकी बात करनी है, रिएक्टिविटी की। अगर हैलोजेंस कहीं पर लगे हुए हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन की कभी बात करनी भी नहीं है। अगर हैलोजन लगा हुआ है, रिएक्टिविटी की बात करनी है, तो रिएक्टिविटी उसका माइनस आई इफेक्ट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करेगा, माइनस आई इफेक्ट डिसाइड करेगा। और अगर आप बात कर रहे हैं ओरिएंटेशन की, किसकी बात कर रहे हैं, ओरिएंटेशन की। एक मिनट सर, ओरिएंटेशन का मतलब नहीं समझे। अबे ओरिएंटेशन का मतलब है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहे हो तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, अगर आप रेडिकल बना रहे हो तो रेडिकल कहां बनेगा, मतलब केटाइन एनाइन कहां बनाने हैं, उसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। एंड ओरिएंटेशन इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। ये हैलोजेंस का दोगलापन है। रिएक्टिविटी हमेशा माइनस आई। अगर हैलोजन कहीं भी लगा है और आपको रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है, केवल आई देखिए, माइनस आई। ओरिएंटेशन देखना है तो क्या देखिए, प्लस आर। जैसे बेंजीन पर क्लोरीन लग जाता है तो क्लोरीन के लगने से बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ती है कि घटती है, घटती है, इलेक्ट्रॉन खींचता है,
मैंने करवाया था जीओसी में, बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में कहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहां, वो उसका प्लस आर डिसाइड करेगा, ऑर्थो एंड पैरा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बात करेंगे। तो ये हमारे सामने, अब बताइए हैलोजन लगा हुआ है क्या, यस, तो बताइए रिएक्टिविटी देखनी है, जी हाँ, इसका कौन सा इफेक्ट देखना, माइनस आई, एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एट कार्बोनिल कार्बन इंक्रीजेस इट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आया क्या, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। नेक्स्ट और लास्ट ध्यान से सुनना, अगर गलती से भाई लोगों आपसे कंपैरिजन दे दे, अलग है ये, एसिड क्लोराइड कीटोन, ध्यान से सुनना, या फिर एल्डिहाइड, कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, सेम, आर इतना सेम है, सेम है, सेम है कि नहीं है। अगर हमसे रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करवा लेता है, किसका कंपैरिजन करवा लेता है, रिएक्टिविटी, बता सकते हो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें इसका कैसा इफेक्ट देखेंगे, माइनस आई, इसका कैसा नील बटे सन्नाटा, और इसका कैसा प्लस आई, यानी कि एसिड क्लोराइड आपके एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स केवल इसके साथ रिएक्शन करते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको रिड्यूस कर देता है, बाकी को रिड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड लेस रिएक्टिव के साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं करता है। आप बताइए, अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, तो एसिड डेरिवेटिव की तो रिएक्टिविटी उनसे भी ज्यादा है। छापिए, आगे बढ़ेंगे फिर। देखो कोई बात नहीं, जिसको जब जाना है जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जल्दी जाओगे जल्दी आओगे। 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा 18 जून को एलन पर, एलन पर पढ़ा तो कभी से रहा हूं, पार्टी दे सको ऐसे काम करो, सिलेक्शन लाओ ताकि खुद बोल सको कि पार्टी देंगे सर हम। मैं चलूंगा पार्टी में, तू सिलेक्शन तो ला, दाल बाटी भी खा लेंगे। और बोल, अब सारी ख्वाहिशें पूरी मत कर, इसको छापेंगे फिर खत्म, छापिए। तेरे शौक राक्षस अलग अलग ही हैं, पढ़ाई के अलावा सब में दिमाग चलता है तुम्हारा। ये देख इसने फोटो खींच ली है, अब फिर ये कर देगा डिलीट, और फिर ये मेरे को ढूंढता फिरेगा कि वो ऐसे डेरिवेटिव नहीं पढ़ाया सर आपने, मेरी नोटबुक में तो नहीं है, तो गलती हो गई महाराज, किस दिन नोटबुक दे देना, हम लिख देंगे। दिल्ली नहीं देखी इसका मतलब दिल्ली नहीं है। बेटा ये मेरा आखिरी अल्फा है, उसके बाद अगर मेरे को बोला ना कि सर आप अल्फा में चले जाओ, मैं बोलूंगा सर मेरे को तुम लीडर दे दो, पर बुजुर्गों के बीच में मत भेजो। उड़ता उड़ता पता नहीं कुछ भी बोलते हैं, कहीं से भी बोलते हैं, सारे ठिकाने पड़े इनको जिंदगी के, हर जगह होके आ चुके हैं ये। अबे इधर छापो, अभी एक बात और बतानी आखिरी, फिर उसके बाद आप क्या हैं फ्री, हैलोजन के बारे में। किसके बारे में, हैलोजन के बारे में। नहीं वो भी अनस्टेबल होता है, तभी तो खटैक्स उसमें चला गया, sp2 sp3 वापस क्या हो गया sp2। डबल बॉन्ड पर लिविंग ग्रुप अगर है तो कभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं हटेगा, सीधा न्यूक्लियोफाइल कभी नहीं हटा सकता, वाया एडिशन एलिमिनेशन। मैं आपको बता दूं SNAR भी ऐसा ही था, एडिशन हुआ था फिर एलिमिनेशन हुआ था। सुलटा दिया है क्या, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या। आखिरी बात हैलोजेंस के बारे में, क्योंकि रिएक्टिविटी की तो बातें आपको पता चल चुकी हैं। ओरिएंटेशन को किसी को डाउट आ सकता है सर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। जैसे आप EAR पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर डबल बॉन्ड पर पहले से ही हैलोजन लगा हुआ है तो केटाइन रेडिकल वहां बनाना जहां उसका प्लस आर लग सके, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अगर डबल बॉन्ड पर पहले से हैलोजन है तो आप केटाइन कहां बनाएंगे, जहां उसका प्लस आर लग रहा हो, दैट्स ऑल, खत्म। अगर रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करोगे तो क्या देखोगे, उसका माइनस साइन।
और फ्लोरीन आपको कभी मिलेगा ही नहीं। आप देखो लगभग ऑर्गेनिक खत्म होने को है, तू सब छोड़, तो एनसीईआरटी में लिया कहां है फ्लोरीन। इसीलिए सोच समझ कर बातें अपन ने की हैं। फ्लोरीन एकदम अलग है, हेलोजन्स आपस में भी अलग हैं और दूसरों से भी अलग है। सुलटा दिया है क्या? रिएक्टिविटी तो क्लियर कर दी है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, ध्यान से सुन लो भाई, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट आ जाएगा। मान लीजिए डबल बॉन्ड के ऊपर कौन लगा हुआ है, क्लोरीन। तो अब आपको मान लीजिए कुछ भी EER करवाना है। क्या करवाना है? EER। अगर डबल बॉन्ड पर क्लोरीन है तो आप केटाइन वहां बनाएंगे जहां इसका क्या लग सके, प्लस आर। अगर डबल बॉन्ड पर हेलोजन है तो आप रेडिकल वहां बनाएंगे जहां इसका क्या लग सके, प्लस आर। दैट्स ऑल। इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। जैसे मान लीजिए बेंजीन के ऊपर क्लोरीन आ गया है, जब रिएक्शन होगी इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन आप बेंजीन में वहां बनाना जहां इसका क्या लग सके, प्लस आर। दैट्स ऑल। अगर डबल बॉन्ड पर पहले से हाइड्रोजन मौजूद है तो उसमें आपको केटाइन और रेडिकल वहां बनाने हैं जहां उसका प्लस आर लग सके, उसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। और रिएक्टिविटी माइनस आई। आगे बात समझ में? चलिए आज के इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जल्दी से उल्टाएंगे, फिर चैप्टर अमीन्समेंट